हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। सबका स्वागत है द्रोणा बैच, जो कि नीट 2023 को आपको क्रैक करने में आपकी हेल्प करने के लिए हम सब लोग आए हैं। तो आई होप सब लोग मेंटली प्रिपेयर्ड हो कि यस सर, नीट 2023 हमें ही क्रैक करना है। अब सर, अलग सर ने भी बोला है, आप लोग भी बोल रहे हो, तो करना तो है। अब करने के लिए सर, अगर मुझे ये नीट 2023 क्रैक करना है तो इसके लिए मुझे क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो बेटा, दो तीन चीजें हैं जो आपकी तरफ से आपको आनी चाहिए। आज पहली बार हम लोग मिल रहे, ठीक है। मेरा नाम सुधांशु है, आप सबको पता चल गया है, अलग सर ने इंट्रोड्यूस कर दिया, फिर क्या ही जरूरत है अपने को इंट्रोडक्शन की। लेकिन सर, सब लोग, आप सब लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है सर नीट 2023 तोड़ने के लिए। बहुत सारे लोग बहुत सारे क्वेश्चंस लेके बैठे होंगे, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें सोच रहे होंगे कि सर कैसे करेंगे, टाइम कैसे है, 12th क्लास इतना बीत गया, कैसे करेंगे सर, अभी मतलब अगस्त चल रहा है सर, अब तो एग्जाम। भाई देख, ये जो दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं ना, ये वाजिब है, मतलब ये जेन्युइन है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। रीजन कि ये सबके दिमाग में आएगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना, कोई भी तुम्हारी जगह होता, तो यही सोचता कि सर कैसे होगा, किस तरह से होगा, मैनेज कैसे होगा, कि सर मेरा तो 11th भी वीक है। टेंशन मत लो, इसी का सॉल्यूशन लेके हम लोग आए हैं। इसीलिए हम लोग आए हैं तुम्हारे इस लाइफ में कि भैया तुम्हारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स को सबसे आसानी से कैसे सॉल्व किया जा सकता है। नीट 2023 में तुम सब कितनी आसानी से अपना रैंक, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो, साथ साथ अपने 12th क्लास के ऊपर भी फोकस कर सकते हो। ये सारा विजन, सारा कुछ आपने जो सोच रखा है या जो भी थॉट्स आ रखे, इन सारे सवालों का आंसर इस सीरीज में आपको मिलता जाएगा। जैसे जैसे हम लेक्चर्स में जाएंगे, आपको वादा है, ठीक है ना, कि आपको कहीं भी किसी टाइप का भी ये नहीं फील आने वाला, अरे नहीं यार, मैं तो इस बैच में था या उस बैच में, या थोड़ा पहले आ जाता, थोड़ा लेट हो जाता तो सर ऐसा होता वैसा होता। सर बेस्ट टाइम है प्रिपरेशन, जब जागो तभी सवेरा। तो कभी भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो, और अभी आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है। किसी को लगता हो नहीं सर, अरे सर मुझे तो लग रहा है कि बहुत सारा कम टाइम है। एक बात बताओ, जो अभी नीट का रिजल्ट आया नहीं, नीट 2022 का रिजल्ट आया नहीं, तो सर सोचो ना, नीट 2023 के लिए वो बच्चे भी तो प्रिपेयर करेंगे जो 12th पास है, तो उनके पास भी उतना ही टाइम है जितना तुम्हारे पास है। हमें क्या करना है, हमारे पास एक अपर एज है कि हम अभी क्लास 12th में, तो हमारे पास अभी सर एक ना बोलते ना कि एक टैग नहीं लगा कि अरे यार मैं नीट में एक बार फेल हुआ। तुम्हारे पास एक पॉजिटिव बात है। दूसरी चीज क्या है कि सर आपने अभी अभी जस्ट 11th फिनिश किया है। मानता हूं बहुत सारे लोगों को होगा सर हमारा 11th अच्छा नहीं था। जब 11th अच्छा नहीं था तो सर कैसे 12th कैसे अच्छा होगा। सर इस बात की गारंटी है, ये पीडब्ल्यू की टीम की तरफ से आपको गारंटी है कि आपको 11th के आने वाली सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन इसी क्लास के अंदर धीरे धीरे करके आपको 11th का सारा जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो भी चीजें यूज होंगी, वो सारी चीजें हम लोग आराम आराम से आपके पास आराम आराम से सारा कुछ कवर कर लेंगे। लेकिन आपसे कुछ चीजें चाहिए हमें। मैंने आपको शुरुआत में बोला, कुछ कमिटमेंट आपकी तरफ से होनी चाहिए, कुछ कमिटमेंट हमारी तरफ से होनी चाहिए। एज अ टीचर हमारा दो रोल है, एज अ पीडब्ल्यू ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास चार चीजें मेजर जरूरत होती हैं। दो चीजें हमारी तरफ से होती हैं, दो चीजें आपकी तरफ से। दो चीजें कौन कौन से जो पीडब्ल्यू आपको फुलफिल करेगा? एक, आपकी सारी क्लासेस टाइमली होंगी, सारे टीचर्स आपको टाइमली, आपकी वीडियोस मिलेंगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको प्रैक्टिस शीट मिलेगा, मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, वो सब भी करना होगा, तो उसकी गारंटी हमारी है। दूसरा, आपकी किसी भी टाइप के डाउट्स का, किसी भी टाइप का जो भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उनका सारा सॉल्यूशन बताना। मतलब हमारे टीचर्स तो मिलेंगे, ऑसम टीचर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करवाना, आपके सारी चीजों को हेल्प करना, वो हमारी तरफ से आपको हमेशा मिलेगा 24/7। अब दो चीजें आपसी मांगी जा रही हैं, क्योंकि देखो हम दोनों लोग मिलेंगे ना तो रिजल्ट बहुत तगड़ा क्रिएट करेंगे, बहुत तगड़ा, ठीक है ना। तो ये सोचो ही मत कि अरे सर ये हो गया वो हो गया। अरे अभी से, आज से स्टार्ट कर लो, लिख के देता हूं, रिजल्ट अपना है, रिजल्ट अपना है, ये गारंटीड है, ठीक है ना। बस आप वो फॉलो करो जो आपको टीचर्स बोलते जा रहे हैं, आप होमवर्क करते जाओ, चीजें करते जाओ। दो चीजें आपसे चाहिए। एक, सर ट्राई करना कि बैकलॉग ना हो। हर अलग सर ने बोला था कि सर ट्राई करना, जब वीडियो आ रही है, आज की वीडियो आज ही देखनी है। ऐसा नहीं कि सर बैच आज स्टार्ट हुआ है तो आज तो खूब अच्छे से देख रहे, 2 दिन बाद एक दोस्त का बर्थडे आ गया, अरे यार देख लूंगा बाद में। बेटा ऑनलाइन में बैकलॉग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपने अगर 2 दिन क्लास मिस कर दी ना, आप तीसरे दिन क्लास में जाओगे साइंस लेक्चर्स में, आपको कुछ समझ में नहीं आना। रीजन कि सर साइंस में हर एक चीज ना कंटिन्यूअसली आपके साथ फ्लो में आती है।
अगर आप सोचो ना, अगर आप सिंपल सा किसी ने मोल कॉन्सेप्ट की क्लास छोड़ दी तो ऑब्वियस उसको स्ट्रेट सा मैटर समझने में दिक्कत आएगी। वो मोल जहां सुनेगा ना, जहां भी वर्ड सुनेगा डर जाएगा। तो सर आपको ये सब नहीं करना है। सर पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपकी तरफ से हमें चाहिए वो कि सर कोई बैकलॉग ना हो। दूसरा कि सर अगर अगर मुझे लगता है, दूसरा एक तो बैकलॉग नहीं करना है, दूसरा कि सर जितने क्वेश्चंस, मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है, चाहे वो मॉड्यूल से करो, चाहे डीपीपी से करो, चाहे अपने पास जो भी आपके पास बुक्स हो। ऐसा नहीं कह रहे बुक्स नहीं है तो मतलब ठीक है, आप जहां से भी इंटरनेट से करो, ऑनलाइन करो, बस उस टॉपिक को इतना मास्टर कर लो, उतने क्वेश्चंस कर लो, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लो कि सर उस टॉपिक में उससे ज्यादा या उससे अलग नीट वाले सोच ही ना पाए। नीट में जाओ तो मुस्कुराते हुए टॉपिक कंप्लीट करो। पक्का? तो सर दो चीजें मेरी तरफ से, हमारी तरफ से, पीडब्ल्यू की तरफ से, और दो चीजें आपकी तरफ से। अगर ये चार चीजें बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाए, हम तुम दोनों मिलके अच्छे से मेहनत करें, तो सर नीट 2023 में आपका रैंक लेके आने में, आपका जो रैंक का सपना है ना, वो सब पूरा होगा। आपका रैंक, आपका कॉलेज, जो भी सपना होगा ना, वो सब पूरा होगा। पक्का? तो ये मेजर चीजें हो गई जो आपको फुलफिल करनी है। हम दोनों अभी एक साथ स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें पता है कि यार तुम सब लोग बहुत ही अच्छे लेवल पे, लाइफ के बहुत ही अच्छे लेवल पे लेके जाने वाले हो खुद को। तो बस ये जर्नी स्टार्ट करेंगे। जर्नी स्टार्ट करते करते थोड़ी सी बेसिक बातें हम लोग कर रहे होंगे, और आज से हमारा चैप्टर शुरू हो जाएगा जो एनसीईआरटी क्लास 12 का फर्स्ट पार्ट का सेकंड चैप्टर है एनसीईआरटी का। ठीक है ना? उसको हम लोग पहले करेंगे। रीजन कि सर ये ना मूल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत रिवाइज कराएगा। कोई बोले कि सर आपने सॉलिड स्टेट एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्यों नहीं लिया? उसके पीछे का रीजन है, सॉलिड स्टेट ना इंडिविजुअल चैप्टर है। सॉल्यूशंस क्या है कि सर बहुत सारी चीजों से ना एडेड है, मतलब बहुत सारी चीजों का कंटिन्यूएशन पार्ट है। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स यहां आएंगी, वो मूल कॉन्सेप्ट में भी आई थी 11th क्लास में, तो वो चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी, तो मतलब 11th भी रिवीजन होगा। तो फायदा देखो कितना कुछ होने वाला है। सर कहने को हम 12th कर रहे हैं, लेकिन 12th के साथ साथ छोटी छोटी चीजों में ना हम क्या करने वाले हैं, 11th करने वाले हैं। और बहुत ही सुंदर सा अपना नोट्स बनाएंगे, बहुत ही सुंदर से अपनी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, चीजें करेंगे, सब कुछ गारंटीड आपको रिजल्ट मिलने वाला है। ठीक है ना? तो भरोसा रखो खुद पे। ठीक है? बस मेहनत करनी है और अच्छे ढंग से करनी है। श्योर हो? अच्छा, एक दो चीजें, कुछ लोग जो मैं देखता हूं, कुछ लोग ये पूछ रहे होते हैं कि सर नोट्स कैसे बनाएं, लेक्चर में साथ साथ बनाएं या बाद में बनाएं। सर मेरी तरफ से सजेशन ये है, जहां भी लगता है, ऐसे मैं खुद भी बोलता रहूंगा, वीडियो पॉज करके आप नोट्स लिख लो। चीजें अगर डेफिनेशन लिखी जा रही है या कोई चीज बताई जा रही है या कोई न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करवा रहा हूं, तो वहां पे आप खुद से डेफिनेशन बेस्ड अपने पास या न्यूमेरिकल्स करने, तो वीडियो पॉज करके उस न्यूमेरिकल के लिए टाइम लो। रीजन की ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो अगर मैं बहुत देर तक घूमता रहूंगा तो भी बहुत अजीब सा हो जाएगा। तो जहां आपसे मैं बोलूंगा कि बेटा आप वीडियो लेक्चर को आप पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, तो आपको वो पॉज करना है, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या उस चीज के बारे में सोचना है। अगर मैं बोलता हूं कि बेटा एक काम करो, वीडियो पॉज करो और इस कॉन्सेप्ट को 2 बार रिवाइज करो कि हाँ सर ये कॉन्सेप्ट ऐसे रिलेट होगा, ये कॉन्सेप्ट ऐसे रिलेट होगा, तो आपको वो करना है। पक्का? तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको इस क्लास के थ्रू फॉलो करनी है। दूसरा सर प्रैक्टिस शीट आपको करनी ही करनी है, वो सब कुछ आपको बताया जा चुका है कि कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो वो भी आपको पता है। आपको वो प्रैक्टिस शीट डेली अपलोड, मतलब सॉरी डेली आपको अपलोडेड मिलेगी। आप उसको सॉल्व करोगे, आप अपनी सारी चीजें सॉल्व करके खत्म करने की कोशिश करोगे, वो हमारी तरफ से गारंटीड है, टाइमली सब कुछ मिलने वाला है। ओके? अच्छा, चैप्टर या कोई भी चीज, कोई भी निगेटिव थॉट्स नहीं लेके आने। रीजन क्योंकि देखो यार, वो बोलते हैं ना कि 2-3 चीजें आदमी को बहुत ज्यादा परेशान करती है, उनमें से एक है कि यार नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स तुम नहीं भी सोचते सोच ही लेता है आदमी, अरे यार बगल वाला तो इतना आगे चला गया, मैं तो अभी पीछे हूं। यार कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने क्या बोला, जब से तुम स्टार्ट कर दोगे ना, जिस दिन तुमने दिल से सोच लिया कि सर मुझे नीट क्रैक करना है, इस साल का ही नीट क्रैक करना है, तुम कर लोगे। रीजन, आदमी का विल पावर अगर हाईएस्ट मोमेंट पे चल रहा है ना, हाईएस्ट चल रहा है, विल पावर अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, तो आप सर दुनिया की कोई भी मंजिल पाने में ना आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं, सिर्फ विल पावर स्ट्रांग हो तो मेहनत करते रहिए, साथ साथ आप वहां पहुंच जाओगे। कोई भी मंजिल ऐसी नहीं होगी जिसपे आप नहीं पहुंच सकते, सारी की सारी सफलताएं आपके चूमेंगी। लेकिन सर वही है, विल पावर प्लस हार्ड वर्क, दोनों चीजें होनी चाहिए। पक्का? तो चलो स्टार्ट करते हैं जर्नी। आई होप सब लोग इंजॉय करोगे। थोड़ा सा पहली बार मिल रहे थे तो थोड़ा सा मैंने आपका टाइम लिया, रीजन की थोड़ा एक दूसरे से बात करना भी जरूरी है। बहुत सारे छोटे भाई बहन आज कॉपी किताब लेके बैठ गए, तो अपनी जर्नी स्टार्ट करेंगे। ठीक है? और अपनी जर्नी में सबसे बेसिक सा चैप्टर मैंने लिया है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में बताऊं, सबसे बेस्ट चीज
कि सर ये चैप्टर एक तो मूल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा देगा, आपका 11th भी अच्छा हो जाएगा। दूसरा कि सर इस चैप्टर से मिनिमम, इस चैप्टर के मिनिमम 2 क्वेश्चन नीट में आने हैं। तो सर ये चैप्टर को अगर मैं बात करूंगा, अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करता हूं, अगर मैं सॉल्यूशन चैप्टर की बात करूं तो सॉल्यूशन चैप्टर में सर मैं बार बार अपने बच्चों को ये भी बोलता हूं कि भाई साहब कोई चैप्टर क्यों पढ़ना है ये पता होना चाहिए। तो सर एक तो हमें जो नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, प्लस सर एग्जाम हॉल में मुझे इस नॉलेज का क्या फायदा होना है, मिनिमम 2 क्वेश्चन। सर 2 क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, 2 क्वेश्चंस इन नीट। सर मिनिमम कितने मार्क्स देगा, 8 मार्क्स दे के जाएगा। 2 क्वेश्चन नीट में रहेंगे और मिनिमम 8 मार्क्स दे के जाएगा। उसके बाद सर ये चैप्टर को अगर मैं पार्ट्स वाइज तोड़ दूं, अगर इस चैप्टर को अगर मैं ब्लॉक वाइज तोड़ दूं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हें भी कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार इस चैप्टर का मेरा 25% हो गया, इस चैप्टर का 50% हो गया, इस चैप्टर का 30% हो गया। तो इस चैप्टर को अगर मैं ब्लॉक वाइज तोड़ दूं तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाने वाला हूं कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले जो पढ़ाने वाला हूं वो है कंसंट्रेशन टर्म्स। सर सेकंड पार्ट अगर मैं बात करूं, सेकंड पार्ट की बात करूं तो सर सेकंड पार्ट में मैं आपको जो बताने वाला हूं, सेकंड पार्ट में वो है सर अपने को सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करने वाला हूं कि सॉल्युबिलिटी कितने टाइप की होगी, कैसे कैसे होगी, कौन किस में कितना सॉल्युबल है, कौन किस तरह सॉल्युबल है, ये सारी बातें कर रहा हूंगा। थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का लोगे तो थर्ड टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगी इसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वो होंगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड द फोर्थ वन सर अपने पास वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर इसी को हम लोग बात करेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, या फिर इसी के अंदर हम लोग बात करें तो एनसीईआरटी में इस टॉपिक से ये नाम दिया हुआ है एबनॉर्मल मोलर मास। तो सर इस चैप्टर को आप तोड़ के देख लो तो आपके पास टोटल 4 मिलेंगे ब्लॉक्स। इन चारों को हम लोग फिनिश करेंगे और हमारा ये चैप्टर मिनिमम 2 क्वेश्चन नीट में दे के जाएगा। ये वाला टॉपिक सर, ये वाला टॉपिक आपको क्लास 11th की याद दिलाएगा और क्लास 11th का भी पोर्शन आपका कंप्लीट करेगा। इस चैप्टर की खुशबू मतलब होता है ना कि खूबियां क्या हैं, ये चैप्टर एक तो यहां आएगा, दूसरा इसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेट कर सकते हैं, इसको किसी और चैप्टर के साथ भी मिक्स किया जा सकता है। तो सर ट्राई करना कि ये चीजें 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के डायरेक्ट आएंगे वो हमें क्रैक तो करने ही करने हैं, प्लस ये कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर लेने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे कर लेने हैं कि सर अगले आने वाले चैप्टर्स में जब आप इसका यूज करोगे तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। मैं आराम से सारे चैप्टर को आराम से कर सकता हूं। पक्का? तो शुरू करें? चलो एक काम करते हैं, आज अभी अपनी क्लास शुरू कर रहे, चैप्टर शुरू कर रहे, उससे पहले मैं सबको चाहता हूं कि आप सब लोग ना अपने दिमाग में एक चीज फिट करो। सब लोग एक दिमाग में फिट करो, दिमाग में ये बिठा लो, अपने घर में जहां भी आप पढ़ते हो वहां लिख के रख लो कि सर I am going to crack NEET 2023 with good rank. I am going to crack NEET 2023 with good rank. सर ये दिमाग में बिठा लो, हो सकता है सुबह सामना दिमाग में फिट करो। रीजन कि सर पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करती है। तो सीधी सी बात है, आप अगर पॉजिटिव रहोगे अपने रिजल्ट के लिए, आपको खुद पे भरोसा होगा, तो सर आप ही हमारे इस बैच के द्रोणा हो, आप ही इस बैच में सब कुछ अचीव करके दिखाओगे। पक्का? तो सर ये चीज दिमाग में फिट कर लीजिए सब लोग पॉजिटिवली, तभी हम लोग पॉजिटिव मीडियम से पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर चैप्टर शुरू करेंगे, दिमाग में अपने पास रहेगा। हाँ कमेंट बॉक्स में ही भर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। मैं याद रखना ये यूट्यूब पे रहेगा बैच, नीट 2023 के बाद मैं स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा कि देख बेटा तूने उस टाइम कमेंट किया था और अब देख कैसा सक्सेस चल रहा है। पक्का? तो सब लोग कमेंट कर सकते हो, खुद के घर पे अपने पास एक बार लिख के रख लो कि यस सर हम लोग कर लेंगे। क्योंकि जो प्लानिंग है, जो सर का विजन है, अलग सर का जो विजन है ना, वो बेटा आपके लिए बहुत ही प्योर और बहुत ही ज्यादा होता है ना कि प्योर इंटेंशन के साथ है। ये प्लानिंग है कि हम सब लोग चाहते हैं कि कोई बात नहीं, आप सब लोग 12th में हो, 11th आपका चलो कोविड में या कुछ भी कैसा भी बीता है, हम सब आपकी हेल्प करना चाहते हैं एक अच्छे कॉलेज में जाने के लिए। मैं हर एक क्लास में आपसे बोलता हूं, या अभी स्टार्ट कर रहा हूं तो आपसे बोल रहा हूं कि बेटा अगर आपके घर वालों के बाद सबसे ज्यादा आपके रिजल्ट के लिए कोई पॉजिटिव सोचता है ना, तो यहां पे खड़े टीचर्स सोचते हैं। क्योंकि देखो रिलेटिव्स का हमें नहीं पता कौन किस तरह से आपके लिए सोच रहा है, या आपको भी पता होगा रियलिटी क्या है। हो सकता है आपका मतलब आपके जस्ट इमीडिएट फैमिली में रिलेटिव्स होंगे, वो भी नहीं चाहते होंगे कि आपका सिलेक्शन हो, लेकिन आपको पता है
ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा आपके घर वालों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई चाहता है कि आप सिलेक्शन लो, कॉलेज पहुंचो, हमें प्राउड हो यार कि ये बच्चा, यार देखो यार हमने यहां तक पहुंच गया, ये बच्चा इतना लेट स्टार्ट किया और ये यहां तक पहुंच गया, वो सर सिर्फ और सिर्फ हम ही लोग हैं, जो पीडब्ल्यू की टीम या इस साइड जो खड़े टीचर्स की टीम है वही चाहती है कि सर आप कॉलेज पहुंचो। तो प्लीज आप हमारी बातों पे अपने को थोड़ा सा भी इधर नहीं, थोड़ा सा भी अपने ऊपर डाउट मत करो, सेल्फ डाउट कभी मत करो। तुम करोगे, तुम करोगी, इस बात की गारंटी है। थोड़ा सा बस ये है कि हाँ थोड़ी सी एनर्जी ज्यादा रखनी है, विल पावर स्ट्रांग रखना है कि सर लेट आएंगे लेकिन हाँ तंदुरुस्त आएंगे, दुरुस्त आएंगे, सीधी सी बात है, पूरा सिलेक्शन लेके जाएंगे पक्का। चलो अब एक काम करते, मैं ये पहला टॉपिक स्टार्ट करता हूं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। पहला टॉपिक स्टार्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, लेकिन सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स अब शुरू करने वाला हूं तो सॉल्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेता हूं। सॉल्यूशन कैसा होता है, सॉल्यूशन इज व्हाट सर, सॉल्यूशन इज व्हाट। अगर मैं बात करूं सॉल्यूशन के बारे में तो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, सॉल्यूशन किसको बोलेंगे, किस तरह की चीजों को सॉल्यूशन बोलते हैं। आप अपने डेली लाइफ में ना बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हो सॉल्यूशन के, बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे शुगर वाटर सॉल्यूशन आपने बनाया होगा, टैंक का सॉल्यूशन बनाया होगा। अरे सर हमने कितनी बार घर में देखा होगा ग्लूकॉन डी या शुगर वाटर का सॉल्यूशन, कोई दूर से आता है या धूप से आता है तो उसको हम शुगर वाटर सॉल्यूशन देते। आप बायो पढ़ते हो, आपको पता है शुगर से क्या मिलेगा, ग्लूकोज, तो ज़्यादा एनर्जी देगा। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, इतने टाइप के सॉल्यूशंस, मिक्सचर्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सर सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के बारे में सिंपल सी बात बोलूं तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो हमारे सिलेबस में बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर बन सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट लेना है, सिर्फ 2 कंपोनेंट लेना है। तो सॉल्यूशन के बारे में बात करूं तो थोड़े से पॉइंट्स वाइज में बात करूं तो ये क्या है, होमोजीनियस है, होमोजीनियस सॉल्यूशन हम लोग पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन हम लोग के सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन हमारे सिलेबस में होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या हो जाता है कि सर बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब कि 2 कंपोनेंट होंगे, 2 कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में, और वो 2 कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे, तो एक को हम लोग सॉल्यूट बोलेंगे, एक को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ 2 कंपोनेंट। टर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन भी होते हैं बेटा, लेकिन वो शो ऑफ करने के तरीके हैं, उसे वो सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं जानना। कोई बोले कि अरे भाई तुझे नहीं पता टर्नरी सॉल्यूशन, तो बस लिख सकते हो लेकिन हाँ इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी है, बिकॉज एनटीए या एनसीईआरटी सीधा सीधा इसमें कितने कंपोनेंट्स होंगे, 3 कंपोनेंट्स होंगे। सर कोई बोले कि नहीं सर 4 कंपोनेंट है मेरे पास, 4 कंपोनेंट्स हैं, अगर मेरे पास 4 कंपोनेंट्स हैं तो सर इसको क्या बोल देंगे हम लोग, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। सर सॉल्यूशन अपने पास, सॉल्यूशन अगर मैं देखूं तो ऐसे करके बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, क्वाटर्नरी सॉल्यूशन। लेकिन जरूरत क्यों है, क्योंकि एनसीईआरटी बोलता है भाई साहब अपना मेजर फोकस कहां रखो, बाइनरी सॉल्यूशन पे। और यही सेम चीज नीट वाले भी बोलते हैं कि भैया आपको पीएचडी नहीं करनी है, आपको डॉक्टर बनना है, एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है एमबीबीएस के थ्रू, ना कि पीएचडी के थ्रू। तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। उसमें से सर एक सॉल्वेंट, एक कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है ये चेक कर लेते हैं। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है ये चेक कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूं। अच्छा किस लोगों की स्पीड स्लो होगी लिखने की, तो भाई तुम्हारे पास ऑप्शन है, वीडियो पॉज कर करके लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो हम लोग थोड़ा सा टाइम पास कम करेंगे कि भाई मतलब लिखने का टाइम मैं दूं, आप आराम से लिखो, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कौन कितनी तेजी से लिख रहा है। तो इसलिए बोल रहा हूँ आप वीडियो पॉज करके आप लिख लो, या जो लोग लगता है कि स्क्रीनशॉट लेना आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। बट हाँ साथ साथ लिखना, नोट्स बनाते चलना। चलो मैंने बोला कि सर बाइनरी सॉल्यूशन है, बाइनरी सॉल्यूशन है तो उसमें 2 कंपोनेंट है, एक को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्यूट, और दूसरे को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेंट। सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है। अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करूं, इन दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करूं, तो सर सॉल्यूट वो होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्वेंट वो होता है जो मोर क्वांटिटी में होता है। मतलब सॉल्यूट क्या होगा, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी। सर ये किस में प्रेजेंट होगा, लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर देखोगे तो सर ये लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। अगर मैं बात करूं सॉल्वेंट के तो इट इज प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी। सर क्वांटिटी, अब क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, सर देखो अपने पास 2 तरीके।
अगर ये प्रेजेंट है लेस क्वांटिटी में और एक मोर क्वांटिटी में, मतलब कि सर कैसे डिसाइड करेंगे सॉल्यूट कौन है सॉल्वेंट कौन है, एक ज्यादा क्वांटिटी में है कम क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होगी सर, क्या मास लेंगे मोल्स लेंगे क्या लेंगे अपने पास। तो सीधी सी बात है, अगर आपको मास में दिया है सब कुछ, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि 10 ग्राम शुगर है सर 200 ग्राम पानी के अंदर, 10 ग्राम शुगर है, अगर मैं ऐसा बोल दूं कि सर 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर है प्लस सर अपने पास 200 ग्राम ऑफ वाटर में, तो सर यहां पे आपको सीधा सीधा दिख रहा है कौन ज्यादा क्वांटिटी में है और कौन लेस क्वांटिटी में है। सर 10 ग्राम शुगर है, सर 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम शुगर सर ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट के बदले ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट। सर ये लेस क्वांटिटी में है, 10 ग्राम शुगर मतलब 1-2 चम्मच शुगर, 1-2 स्पून शुगर हो गया, 200 ग्राम वाटर मतलब क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, 200 ग्राम ऑफ वाटर मतलब क्या हो गया सर मैक्सिमम क्वांटिटी में है, ज्यादा क्वांटिटी में है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे लिए सॉल्वेंट। जो लेस क्वांटिटी में होता है उसको क्या बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर क्वांटिटी में होता है वो क्या हो जाता है अपने पास सॉल्वेंट। लेकिन ये तो मास में है तो आसानी से दिख रहा है ना, मास में है तो आसानी से दिख रहा है कि सर एक की मास कम है एक का मास ज्यादा है, लेकिन कहीं पे इक्वल मास आ गया तो, कहीं इक्वल मास आ गया तो कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि सर 50 ग्राम, अगर मैं ऐसा बोल दूं 50 ग्राम ग्लूकोज, 50 ग्राम ग्लूकोज प्लस 50 ग्राम वाटर, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं कि सर अब बताओ कौन सा सॉल्यूट कौन सा सॉल्वेंट, तो 50 ग्राम ग्लूकोज और 50 ग्राम वाटर में, 50 ग्राम ग्लूकोज और 50 ग्राम वाटर में मुझे बताओगे सर 50 ग्राम ग्लूकोज और 50 ग्राम वाटर, यहां कैसे डिसाइड करूं, यहां तो अपने पास कुछ है ही नहीं ना, यहां तो मास था, नीचे वाले में क्या था मास, बहुत ज्यादा डिफरेंस था सर, ये ज्यादा क्वांटिटी दिख रही थी ये लेस क्वांटिटी दिख रही थी, यहां तो दोनों सेम सेम दिख रही है, मास तो सेम है दोनों का। तो सर इस केस में कैसे डिसाइड होता है, तो याद रखना या तो मास से डिसाइड कर लो, अगर मास इक्वल आ गया, अगर मास इक्वल आ गया तो ध्यान से सुनो, अगर मास इक्वल आ गया तो उस कंडीशन में आप क्या निकालते हो सामने वाले का नंबर ऑफ मोल्स, सामने वाले क्या निकालते हो नंबर ऑफ मोल्स। तो सर नाम सामने वाले के नंबर ऑफ मोल्स निकाल के देख लो, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, अब सर यहां पे बहुत सारे लोगों को लगेगा और सर नंबर ऑफ मोल्स तो निकालने हमें आता ही नहीं, वेट अभी सब कुछ रिवाइज कराऊंगा। मैंने तुझे क्या बोला, हमेशा यही बोलता हूं कि भाई साहब आप 11th की टेंशन मत लो, ठीक है ना, अभी जो चलेगा जितना 11th यूज होगा वो सब कुछ रिवाइज कराया जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स का मैं अभी फॉर्मूला भी लिखवा दूंगा, बट नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो सर गिवन मास अपॉन उसका मोलर मास, सर इसका मास निकालोगे ग्लूकोज का मास 180 ग्राम होता है, सर इसका नंबर ऑफ मोल्स अगर वाटर का निकालने जाऊंगा तो सर ये क्या हो जाएगा गिवन मास अपॉन कितना हो जाएगा 18 ग्राम। सर 50 को 180 से डिवाइड कर रहे हो, 50 को 18 से डिवाइड कर रहे हो, 50 को 180 से डिवाइड करो और 50 को 18 से डिवाइड करो, तुम्हें ही पता है कौन सी वैल्यू ज्यादा आएगी, H2O के। नंबर ऑफ मोल्स किसके ज्यादा हैं, H2O के। अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स इसके ज्यादा हैं तो सर ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। तो सर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार रिवाइज कराऊं, अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में एक बार बात करूं तो सर सीधी सी बात है, अगर मास देख लो, मास अगर हाई है मतलब क्या है सॉल्वेंट है, अगर मास लो है, अगर मास लो है तो सर क्या है सॉल्यूट है। लेकिन अगर सर मास से डिसाइड नहीं हो पा रहा तो सर क्या देख लो मोल्स देख लो, मोल्स अगर हाई है तो क्या हो गया सॉल्वेंट हो गया, और अगर मोल्स कम है, अगर मोल्स कम है तो क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। अगर मैं नोट करके लिखूं तो ऐसा लिख सकता हूं, पक्का। तो सर मास से डिसाइड हो जाए सॉल्यूट और सॉल्वेंट तो वहां से डिसाइड कर लो, मोल से डिसाइड हो जाए, ये भाई देख लेना ये कम होने का निशानी होती है, ये लिखने का तरीका होता है, अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो मोल्स मास ज्यादा मास कम तो इसको ऐसे लिख देते हैं, पक्का। तो सर मास से डिसाइड करना चाहो मास से डिसाइड कर लो, मोल से डिसाइड करना चाहो मोल से कर सकते हो, पक्का। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड करना हमने सीख लिया है। सॉल्यूट क्या होता है जो लेस क्वांटिटी में होता है, क्वांटिटी कैसे देखेंगे मास के टर्म्स में या फिर मोल्स के टर्म्स में, याद करो फटाफट डिसाइड करो दिमाग में। सॉल्यूशन दो टाइप, दो लोग होते हैं सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है, एक सॉल्वेंट है और एक क्या है सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन होता है जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। अब सर क्वांटिटी कैसे मेजर करूं, अरे क्वांटिटी कैसे मेजर कर सकता है, या तो मास से, मास में डिफरेंस दिख रहा है, अब कोई 1000 ग्राम है कोई 10 ग्राम है तो मतलब यहां तो सीधा सीधा दिख रहा है कि सॉल्यूट कौन सा होगा 1000 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला क्या हो जाएगा
सॉरी सॉल्वेंट कौन होगा, 1000 ग्राम वाला, 10 ग्राम वाला क्या हो जाएगा, सॉल्यूट। लेकिन अगर कहीं दोनों का मास बराबर हो गया तो उस कंडीशन में हम लोग क्या चेक करते हैं, उस कंडीशन में चेक करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। पक्का याद हो गया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूशन पहचान लिया। अच्छा एक सिंपल सी बात बताओ, तुम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो, अगर तुम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो, अगर तुम शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाते हो तो पहले क्या डालते हो, शुगर डालते हो फिर पानी डालते हो, या उल्टा करते हैं, पानी रहता है उसके अंदर क्या डालते हैं, शुगर। जनरली अगर हम नॉर्मल बात करें तो नॉर्मल लोग क्या कैसे शुगर वाटर का सॉल्यूशन बनाएंगे, चीनी पानी का सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं कि ग्लास में पानी लेते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, शुगर डालते हैं, यही करते हो ना। तो सेम चीज, अब एक चीज को सिंपल सा अप्लाई करो, पहले तुमने हाथ में क्या लिया, सॉल्वेंट, उसके अंदर क्या डाला तुमने, सॉल्यूट। तो सर मैं यहां पे एक लाइन लिखने वाला हूं, अगर मैं यहां पे बोलूं, यहां पे एक लाइन लिख दूं आपके लिए, तो सर याद रखना सर सॉल्वेंट को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सॉल्वेंट इज रिप्रेजेंटेड एज 1 एंड सॉल्यूट इज रिप्रेजेंटेड एज 2। सर सॉल्यूट को हम लोग 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से। मतलब अगर मैं कहीं बात करूंगा सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मतलब क्या हो जाएगा सर, एग्जाम हॉल में 1 से भी रिप्रेजेंट कर सकता है। रीजन क्यों 1 और 2 क्यों किया, बिकॉज एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो वहां पे भी देखते हैं वो 2 से और 1 से रिप्रेजेंट करता है, एग्जाम हॉल में हो सकता है एक रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, तो इसलिए सिंपल याद रखो, सॉल्वेंट लेते हैं उसके अंदर क्या डालते हैं, सॉल्यूट। तो पहले कौन प्रेजेंट है, सॉल्वेंट, और उसके अंदर क्या डाला, सॉल्यूट, तो सर सेकंड नंबर में कौन आएगा, सॉल्यूट। अच्छा इसका यूज क्या है, सिंपल सी चीज बताता हूं, जैसे मुझे ना कहीं लिखना है, याद रखो अब ये सब चीजें ना पूरे चैप्टर में यूज होगी, तो बहुत बेसिक से चलता हूं मैं आपके लिए, थोड़ा सा देखना, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट देखना है। तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है कैसे लिखेंगे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट पता है कैसे लिखेंगे, सर हम लोग ऐसे लिखेंगे W2, क्यों, क्योंकि सर W2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, W2 क्या है, W मतलब मास, गिवन मास, और 2 मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट। किसने बोला नहीं सर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है, अरे भाई साहब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट लिखना है तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे, मोलर मास को 2 से, सॉरी मोलर मास को m से और उसको क्या लिख दो, 2। पक्का सर ये देख लेना, ये नोटेशन पूरे चैप्टर में फॉलो होगा। अगर मैं बोलता हूं गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो उसको क्या लिखोगे, W1, और अगर मैं बोलता हूं मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सर याद रखिएगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा। सर ये डायमेंशन, ये बार बार साइन कन्वेंशन यूज होगी जिंदगी में, जब भी आप देखोगे हर एक टाइम आपको यूज करना पड़ेगा। सर अगर कहीं एग्जाम हॉल में W2 लिखा है, एनसीईआरटी देखोगे अगर कहीं W2 लिखा है, समझ जाना वो किसके बारे में बात कर रहा है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। 2 इज फॉर सॉल्यूट, W इज फॉर गिवन मास, याद रखना W क्या है, गिवन मास को मैं लिख भी देता हूं, W मतलब गिवन मास, 2 क्या है सॉल्यूट का, M क्या है मोलर मास। देख बेटा बहुत बेसिक से चल रहा है, तुझे टेंशन लेनी ही नहीं है, अपने को बस साथ साथ बने रहना है, धीरे धीरे चैप्टर अपना लेवल पकड़ता जाएगा। आज हम लोग बहुत ही बेसिक से, और आपको एकदम मैं पहले से बता रहा हूं कोई चीज मैं 11th की पूछूंगा ही नहीं, अगर पूछूंगा तो मैं खुद ही बता दूंगा, तो ये सोचना ही मत कि अरे सर 11th कैसे करना है, छोड़ दो, 11th की जो चीज आएगी हम सब कुछ बात करेंगे। गिवन मास अपॉन मोलर मास, सर गिवन मास मोलर मास W और M से रिप्रेजेंट करेंगे, पूरे चैप्टर में ये नोटेशन फॉलो होगा, इसीलिए मैं आज शुरुआत में बता रहा हूं। 2 किसके लिए, आंख बंद करो फटाफट बताओ, सर सही सही सोच रहे हो क्या, मेरे साथ साथ सही सोच रहे हो, पक्का कमेंट बॉक्स में बताना कि सर सही सोच रहा था, मैं आपके साथ साथ सोच रहा था या सोच रही थी, पक्का चलो फटाफट बताना। सर 2 इज फॉर सॉल्यूट और सॉल्वेंट, 2 किसके लिए था, सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जल्दी, पक्का सबने सोच लिया, सही सोचा, 2 इज फॉर सॉल्वेंट, नहीं 2 इज फॉर सॉल्यूट, ओके गुड, ठीक है। अगर 1 की बात करें तो 1 किसके लिए है, सॉल्वेंट के लिए, पक्का सबने सही सोचा, चलो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे कि हाँ सर मैंने सही सोचा, मैंने दिमाग में आ गया सॉल्यूट क्या है सॉल्वेंट क्या है। अच्छा सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड करते थे बच्चों, अरे बताओगे, मैं तो भूल गया यार, सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता था, किससे डिसाइड होता था, मास से, और किससे डिसाइड होता था, मोल से। मास ज्यादा है तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड हो जाएगा, और मोल्स ज्यादा है तो भी डिसाइड हो जाएगा, पक्का चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो भाई देखो अपने पास ऐसे ही सीखना है, सीखने का प्रोसेस ऐसे ही होना चाहिए। देख रिकॉर्डेड लेक्चर है लेकिन उसको हम लोग ऐसे बनाएंगे ताकि तुम्हें अपने को लगे कि हाँ सर साथ साथ है, मैं तेरे साथ खड़ा हूं, ठीक है ना, ये सोच के सामने खड़ा हूं, ऐसे सोच के पढ़ाई करो, पक्का। चलो किसने बोला सर ये तो सब समझ में आ रहा है लेकिन
सर आपने ना एक बात वर्ड यूज करी है सर, वो मोल्स वाला, डर बहुत है उसका, बहुत ज़्यादा डर है मोल्स का, तो बहुत डर लगता है सर। 11th क्लास में बड़ी मुश्किल से समझ में आया था कि मोल क्या होता है, और क्या समझ में आया था वो भी समझ में नहीं आया आज तक कि मोल होता क्या है। देख भाई, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है 11th क्लास की, मैं अभी थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ मोल्स, फिर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में जाएंगे। मुझे पता है कि तुम सब लोगों का, ठीक है ना, ऐसे बार बार बोलना अच्छा नहीं, लेकिन मुझे पता है कि तुम सब लोगों का पीछे का हिस्ट्री जो भी हो, आगे का फ्यूचर मुझे पता है, ठीक है। अब खुश, पक्का? तो मेरे ऊपर बिलीव करो, खुद पे बिलीव करो, थोड़ा सा मेहनत करेंगे, पक्का आगे का फ्यूचर सिक्योर करके जाएंगे। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने तुम्हें बोला कि भाई एक काम कर लेते, एक काम कर लेते, मोल्स कैसे निकालते हैं। तो जिंदगी में अब देख बेटा, नंबर ऑफ मोल्स अगर किसी का निकालना है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, मान लो मुझे एक्स निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स निकालना है, तो सर कैसे निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तो थोड़ा ध्यान से देखना। अगर नंबर ऑफ मोल्स एक्स का निकालना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो सर मैं गिवन मास ऑफ एक्स ले लूं, जो भी एग्जाम में गिवन होगा, डिवाइडेड बाय सर क्या ले लूं अपने पास, मोलर मास ऑफ एक्स, गिवन मास ऑफ एक्स और मोलर मास ऑफ एक्स। सर इसको मैं ऐसे भी, गिवन मास को क्या लिखते हैं, W ऑफ एक्स डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ एक्स लिख सकता हूं। तो सर नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेसिक और सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला यही है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का सबसे बेसिक और सबसे यूज होने वाला फॉर्मूला ये होता है कि गिवन मास अपॉन क्या करते हैं, मोलर मास। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर मोलर मास कैसे याद करें। बेटा अभी के लिए आपको मैं इतना बोलूंगा, आप 1 to 30 तक का, जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, एलिमेंट्स 1 to एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और मास नंबर प्लीज याद कर लो, क्योंकि अब आज मैं कोई डीपीपी नहीं दे रहा हूं, आज कोई प्रैक्टिस शीट नहीं है, पहली क्लास है, तो मैं बस चाहता हूं आप अपने बेसिक्स पे आज वर्क करोगे। एक एलिमेंट 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर आप याद रखोगे, क्योंकि कल से उसके न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे, तो आपको साथ साथ आना चाहिए। जैसे मैं बोलूं कॉपर, कोबाल्ट, कुछ भी बोलूं तो आपको पता होना चाहिए उसका एटॉमिक नंबर और उसका मास नंबर। पक्का? आज एक सिंपल सा होमवर्क है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। दूसरा होमवर्क क्या बोला है, लिखना है क्या है, आई एम गोइंग टू क्रैक नीट 2023 विद गुड रैंक। ये 3-4 बार लिख के दिमाग में फिट करना है, सुबह शाम मंत्र टाइप जाप करना है। देख रहे हो कितना बड़ा, मतलब पंडित जी वाली फील आ रही, बाबा टाइप फील आ रही है। हाँ चलो देखो, तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास एक तो ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक और तरीका बताता हूं। अगर एक्स के पार्टिकल्स दिए हैं तो उसको भी किससे डिवाइड कर सकते हो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का तरीका बता रहा हूं सर, ये दो तरीके सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा यूज होते हैं। बाकी सर नंबर ऑफ मोल्स ऐसे निकालेंगे। अच्छा, किसी ने बोला अब एक दो चीजें, यहां से ये दो फॉर्मूले पढ़ लिए सर, ये दो फॉर्मूले पढ़ लिए, अब इन दोनों फॉर्मूले से एक दो चीजें मैं बता देता हूं। सर ये फॉर्मूला आपको, जिन लोगों को याद है बहुत अच्छी बात है, जो लोग थोड़ा सा ठीक है, जो लोगों को 11th में स्ट्रगल हुई है वो लोग साथ साथ में, और जिनको आता है भैया साथ में रिवाइज तुम कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस खूब आएंगे कल से, तो इसलिए आज छोटी छोटी चीजें हैं, रिवाइज कर लो। एक बात बताओ, किसी ने बोला सर मास ऑफ एक्स निकालना है, मास ऑफ एक्स निकालना है, और अगर उसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं तो सर मास ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स इनटू क्या लिखने वाला हूं, मोलर मास ऑफ एक्स लिख सकता हूं। ये छोटी छोटी चीजें मैं लिखवा रहा हूं भाई साहब, आज सब लोग देख लो, इतनी छोटी छोटी चीजें, कोई भी क्लास 11th की कोई भी ऐसी चीज मैं यूज करूंगा तो मैं आपको साथ साथ बोल दूंगा कि देख लो भाई साहब, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो यही होगा। अच्छा, किसी ने बोला सर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स निकालोगे तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एक्स निकालोगे तो वो कैसे आएगा, तो सर उसके दो तरीके, कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे निकालेंगे, किसको मल्टीप्लाई कर दे, सर नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दो किससे, एवोगाड्रो नंबर से। पक्का? तो सर एटम होगा तो एटम निकल जाएगा, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल निकल जाएगा। सर देख लो, इसी फॉर्मूले से गिवन मास कैसे निकालूंगा, सर नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, मोलर मास से। देख लो सर, ये सारे फॉर्मूले एक एक करके हम लोग लिख रहे, ये सारे फॉर्मूले नोट्स में ऐड कर लीजिए और बार बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना, सो दैट कि आपको चीजें आसान हो जाए। पक्का? सर एक, अब कुछ लोगों को आता होगा 11th वाले ने, तो वो सोच रहे होंगे अरे सर एक ना वॉल्यूम वाला फॉर्मूला रह गया, लेकिन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला ना, देखो ये वाला फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सबके लिए वैलिड है। वॉल्यूम वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है,
जिन लोगों को वॉल्यूम में याद आ रहा होगा कि वॉल्यूम में नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, उनसे मैं पूछना चाहूंगा कि भाई वॉल्यूम वाला फॉर्मूला किसके लिए वैलिड होता है? सर वो वैलिड होता है गैस के लिए, और उसमें भी टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन स्पेसिफाइड होती चाहिए। अगर टेम्परेचर और प्रेशर स्पेसिफाइड नहीं है तो सर वहां पे मोलर वॉल्यूम जो होता है वो चेंज होता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब देखो तीसरा फॉर्मूला, तीन ही फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो, तो तीसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स, लेकिन अब की बार एक चीज मेंशन कर रहा हूं, एक्स शुड बी गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्स और एक्स शुड बी गैस। क्या होता है? तो सर उसके लिए हम लोग बोलते हैं गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम। अब सर मोलर वॉल्यूम क्या हो जाता है? तो सर नंबर ऑफ मोल्स में मोलर वॉल्यूम का रोल बहुत है। बहुत सारे लोग रट के बैठे होंगे 22.4 लीटर। भाई मोलर वॉल्यूम ना डिपेंड करता है टेम्परेचर क्या है, प्रेशर क्या है। आज के टाइम पे लड़ाई चलती रहती है। आप 11th क्लास में स्टेट्स ऑफ मैटर जाके देखोगे तो एनसीईआरटी भी उस चीज को बताता है कि भैया मोलर वॉल्यूम डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करोगे मोलर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, गिवन वॉल्यूम अपॉन एक्स, गिवन वॉल्यूम ऑफ एक्स अपॉन मोलर वॉल्यूम। ये फॉर्मूला आपको दिया है, नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल सकते हो, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। सर किस टेम्परेचर पे? तो सर वो टेम्परेचर और प्रेशर में बता देता हूं, वो कंडीशन बता देता हूं, उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर मैं बोलता हूं कि सर वॉल्यूम ऑफ, अगर आपसे बोला जाए वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, सर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर वॉल्यूम। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? मोलर वॉल्यूम। अगर मैं आपसे मोलर वॉल्यूम पूछ लूं, मोलर वॉल्यूम एट 273 केल्विन 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 atm, अगर मैं ऐसा लिख दूं 1 atm, तो पता है इसकी वैल्यू कितनी होगी? 22.4 लीटर्स या फिर 22,400 ml, 22,400 ml। या फिर इसी को मैं लिखना चाहूं तो सर ml के बदले क्या लिख सकता हूं? ml के बदले क्वेश्चन में सर cc सेंटीमीटर क्यूब लिखा होगा, cm क्यूब लिखा होगा, बस। सर देख लो मोलर वॉल्यूम एट 273 केल्विन एंड 1 atm कितना होता है? 22.4 लीटर। लेकिन किसी ने बंदे ने बोला कि सर मोलर वॉल्यूम अगर टेम्परेचर और प्रेशर चेंज कर दोगे तो सर याद रखना 273 केल्विन एंड 1 बार पे, अगर 1 बार पे बात करूं तो मोलर वॉल्यूम 1 बार पे पता है कितना हो जाता है? सर आज के टाइम पे एसटीपी इसी को बोलते हैं, याद रखना अपने पास, इसी को हम लोग एसटीपी बोलते हैं। आज के टाइम पे एसटीपी इसी को बोलते हैं, और इसका वैल्यू जो होता है सर, ये वैल्यू होता है 22.7 लीटर्स। सर देख लेना अपने पास। किसने बोला नहीं सर मोलर वॉल्यूम बताइए? मोलर वॉल्यूम फ्लक्चुएट करती है भाई साहब, इसीलिए आपको बोला जाता है। कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझसे किसने बोल दिया 298 केल्विन एंड सर अपने पास 298 केल्विन पे बोल दिया गया कि 298 केल्विन, अगर इस पे लेके आओ 298 केल्विन, और अगर मैं तुम्हें बोल दूं कि भाई कितना प्रेशर है 298 केल्विन और प्रेशर कितना हो जाएगा, तो बेटा मोलर वॉल्यूम ना 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर पे बात करें तो 1 बार प्रेशर पे अगर बात करूं तो सर ये इसको हम लोग इस कंडीशन को पता है क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये सारी चीजें 11th क्लास में पता है कहां मिलेगी? स्टेट्स ऑफ मैटर में ना एनसीईआरटी ने क्लेरिफाई कर रखा है, और एनसीईआरटी बेटा अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर एनसीईआरटी में डेटा दे रखा है तो अपने को पता होना चाहिए। अगर मोलर वॉल्यूम इस टेम्परेचर पर निकालोगे तो सर वो होती है 24.78 लीटर्स। 24.7 ले लो या 24.8 ले लो, सर वही है अपने पास। तो सर एक मोल का वॉल्यूम हर एक गैस का टेम्परेचर एंड प्रेशर पे फ्लक्चुएट करता है, और ये चीजें कहां से आती हैं? तो आपके एक इक्वेशन में अभी याद दिला दूं, आपने एक इक्वेशन पढ़ रखी होगी, PV = nRT। आप जिन लोगों को याद ना हो, इसको मैं बताता हूं, ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन। तो जैसे जैसे प्रेशर चेंज करोगे, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज करोगे, जैसे जैसे प्रेशर चेंज होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा? मोलर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अब सर कंफ्यूजन, सर किसको याद करें, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे मोलर वॉल्यूम का? मैंने देखो इसलिए नहीं बताया कि आप कंफ्यूज हो जाओ, मैंने इसलिए बताया कि बेटा मैंने क्या बोला, 11th की कुछ चीजें धीरे धीरे करके रिवाइज कर रहे होंगे। हो सकता है आपने सोचा ही ना हो,
हो सकता है आपने एनसीईआरटी पढ़ी ही ना हो ऐसी वाली, तो इसलिए मैंने ये जानबूझ के आपको बताया कि सर मोलर वॉल्यूम आप कैलकुलेशन के लिए, अभी भी कैलकुलेशन के लिए हम सब लोग क्या लेंगे 22.4 लीटर्स। अगर कोई चीज मेंशन्ड नहीं है तो 22.4 लीटर्स लेके कैलकुलेशन कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में वो चाहे तो ये वैल्यू देके भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आज के टाइम पे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन एसटीपी की बात करें, बोलना भी हमें यही चाहिए, लेकिन हाँ ऑड नंबर है, कैलकुलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या आप क्वेश्चंस देखोगे तो थोड़ी सी पुराने क्वेश्चंस में आपको 22.4 से कर रहा होगा, तो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आप इससे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ सर नया एसटीपी पे अगर पूछा जाए तो मोलर वॉल्यूम नया डिफाइंड कौन सा है 22.7 लीटर्स। आपको ज्यादा भी लोड नहीं लेना, मोलर वॉल्यूम बस याद रखो 22.4 लीटर्स पक्का। अगर कुछ नहीं दिया है 22.4 लीटर्स लेके सॉल्व करो पक्का। सर मेरे पास क्या क्या आ गया, मुझे नंबर ऑफ मोल्स का, गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आ गया, गैसेस के केस में नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला आया। सर क्या, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा मोलर वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम अपॉन क्या आ जाएगा मोलर वॉल्यूम। ये चीजें मुझे पता चल गई। अब मैं क्या करने वाला, मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सर कैलकुलेशन सॉल्यूट और सॉल्वेंट, हम तो सर सॉल्यूशन पढ़ रहे थे, सर नंबर ऑफ मोल्स क्यों निकाला, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़ेगी। अच्छा प्रैक्टिस भी करनी है क्या, चलो एक काम करता हूं, 3 क्वेश्चन में 3 तरीके से नंबर ऑफ मोल्स निकलवा के आप लोगों से चेक करवा लेता हूं, सो दैट कि आपका नंबर ऑफ मोल्स का कैलकुलेशन हो जाए, और फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करेंगे कि हाँ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कैसा होता है पक्का। तो सब लोग भी चाहते ही होंगे कि यार कुछ लोग होंगे ना अपने पास, वो सोच रहे होंगे अबे यार नंबर ऑफ मोल्स भूल गया निकालना, 11 तो ऐसे ऐसे करके पास हुए थे। तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, 3 क्वेश्चन से हम लोग सब लोग ट्राई करेंगे। सर ये सारे लोग अपने पास तीनों फॉर्मूले आपको क्लियर है, तीनों फॉर्मूले हम लोगों ने निकाले थे, तीनों फॉर्मूले अपने पास। अगर मैं बोलता हूं कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द फॉलोइंग, क्या क्या होगा, किसके कितने मोल्स होंगे, तो सर पहला फॉर्मूला अगर मैं दे दूं, मोलर मास कैसे कैलकुलेट करते हैं, कुछ नहीं सर, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करो, उसका क्या लगा दो, ग्राम लगा दो। जैसे अगर मैं तुम्हें ये दे देता हूं, अगर मैं ऐसा दे दूं, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोलूं, अगर मैं ये दे देता हूं 88 ग्राम ऑफ CO2 दे देता हूं, सर ये इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ मोल्स निकालो। अगर मैं ये लिख देता हूं 3.011 इंटू 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इसका दे देता हूं। या फिर अगर मैं ऐसा लिख दूं 5.6 लीटर्स ऑफ CO2 एट STP लिख देता हूं, तो अपने पास इन तीनों के केस में एक काम करो, जिन लोगों को याद है फॉर्मूला आप अटेम्प्ट करो, और मुझे वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए जिन लोगों ने बिना हेल्प के 11th क्लास को यूज करके ये कर लिया है क्वेश्चन। देखो अपने को ना कमेंट सेक्शन, अपना जब लेक्चर देख रहे हो तो 2 चीजें याद रखनी है, एक तो हाथ में कॉपी पेन रखना है, प्लस आपको कमेंट भी करते चलना है जहां जहां आपसे बोला जाए। उससे क्या होगा, हमें पता चल रहा होगा कि हाँ यार ये बच्चा ये कर रहा है, ये इस तरह की हर चीजें कर रहा है, इसको ये समझ में आया, इसको इसमें ये हेल्प चाहिए पक्का। उससे हमें भी पता चलता रहेगा कि आप किस तरह से अटेम्प्ट कर रहे हो, किस तरह से चीजों को देख रहे हो पक्का। सर 2 लोग 3 क्वेश्चन 3 अलग अलग चीजें दी गई हैं, एक में मास दिया गया है, एक में मॉलिक्यूल्स दिया गया है, एक में वॉल्यूम दिया गया है। मास, मॉलिक्यूल्स और वॉल्यूम, सर CO2 इज अ गैस, मतलब इस कंडीशन में तीनों फॉर्मूलाज वैलिड होंगे। सर मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, सर मास के टर्म्स में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, तो सर नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स को लिखने का एक तरीका है। सर नंबर को N से रिप्रेजेंट करो, CO2 के नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। गिवन मास कितना है बेटा आपका 88 ग्राम। सर CO2 का मोलर मास, जो लोग भूल चुके हैं भाई साहब ये देख लीजिए, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 2 ऑक्सीजन के एटम है तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 44। सर ये इसका मॉलिक्यूलर मास, इसके आगे मैं ग्राम जैसे ही लगाऊंगा मोलर मास, कितने मोल्स आ गए 2 मोल्स ऑफ CO2 आ गया। देख लो 2 मोल्स ऑफ क्या आ गया, CO2 आ गया पक्का। तो सर देख लो पहला फॉर्मूला कौन सा लगाया मैंने, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, इससे मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। सर ये सब लोग, ये आज जिन लोगों को अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है क्लास 12th में, ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर मोलर मास नहीं निकालने आता, कोई दिक्कत नहीं, आप एक काम करोगे, आज मैंने क्या होमवर्क दिया है 1 to 30 तक के एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद रखोगे, ठीक है। वहां से आप देख लो मास नंबर, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन
ऑक्सीजन एटम है 16 इंटू 2, सर कितना आ गया 44, पक्का। सर इसके कोई बोलेगा अब इसके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 सर कितना होगा 3.011, 10 की पावर कितने पार्टिकल्स हैं, इतने पार्टिकल्स हैं। सर नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला पढ़ा था कि सर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर कितना होता है सर, सर यही तो होता था ना, पक्का। तो सर इसको 3 से ये डबल हो गया और 10 की पावर ऊपर जाएगी, सर ये 10 की पावर ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो सर इसको क्या लिखूंगा 0.5 इंटू 10 की पावर -1, या फिर इसको सही से लिखूं तो 0.05 मोल्स आ जाएगा, यही होगा। तो सर इस तरह से चीजें सॉल्व करूंगा, 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस ऊपर जाएगा और ये किस तरह से हो जाएगा 0.05 मोल्स, किसके आ गए, CO2 के आ गए। अच्छा सर ये क्या दिया है, सर ये मास दिया था तो मास वाला फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स दिया था मॉलिक्यूल्स वाला फॉर्मूला, ये वॉल्यूम दिया है तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कितना हो जाएगा, सर मॉलिक्यूल दिया है, सर वॉल्यूम दिया है तो सर इसमें किससे डिवाइड कर दूं। मैंने क्या बोला, जब कुछ नहीं लिखा है तो सर इजी डिवीजन या इजी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल किसका है, 22.4 वाले का, तो मैंने इससे डिवाइड कर दिया। सर इसको सॉल्व करूंगा तो ये 1/4 आ जाएगा और 1/4 मोल्स ऑफ CO2 आ जाएगा। तो सर इसका आंसर ये आ जाएगा, पक्का। तो चलो अब कमेंट करके बताना कितने लोगों ने तीनों के तीनों सही किए हैं, और सर आपके करने से पहले मैंने कर लिए हैं, और जिन लोगों ने लेट किया है कि सर आपने याद दिलाया तो किया, पक्का कमेंट बॉक्स में भरना है आपको, ठीक है। मैं एक एक करके पढ़ लूंगा, मैं टेंशन मत लो, मैं आपके कमेंट को देखूंगा कि हाँ भाई किसका किस तरह चल रहा है, श्योर हो। तो सर नंबर ऑफ मोल्स के 3 फॉर्मूले जो इस चैप्टर में यूज होंगे, बार बार कौन कौन से रिवाइज कर लो, फटाफट रिवाइज कर लो। सर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, एंड थर्ड वन सर गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। इन द केस ऑफ नॉर्मल केस मोलर वॉल्यूम इज 22.4, बट इट कैन चेंज विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर, विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर मोलर वॉल्यूम ऑफ एनी गैस कैन बी चेंज्ड, पक्का। तो सर नंबर ऑफ मोल्स आ गया। अरे सर नंबर ऑफ मोल्स तो 11th में था, आपने क्यों पढ़ाया भाई? इसलिए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होगा सर। सॉल्यूशन चैप्टर में जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म में स्टार्ट करेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें यूज होंगी, पक्का। तो आज मेरे पास बहुत छोटी छोटी चीजें करा रहा हूँ, 11th क्लास की चीजें करा रहा हूँ, तो बेटा मुझे इतना भरोसा है कि मैं टाइमली आपका सिलेबस, टाइमली आपकी चीजें कंप्लीट कर दूंगा। तो आपको बस एक काम करना है, ये जितने बेसिक्स हो रहे हैं ना, अगर आपको लगता है तो आप 11th क्लास के NCERT उसमें जहां जहां नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन है उसको जाके करो, थोड़ा रिवाइज कर सकते हो, या फिर अपने DPPs या इन सब में आगे क्वेश्चंस मिलेंगे वहां से भी रिवाइज कर सकते हो, पक्का। अच्छा सर सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशन था, सॉल्यूट था, सॉल्वेंट था। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो तरीके से मेजर हो रहे थे, मास के टर्म्स में और मोल्स के टर्म्स में। मोल्स निकालना हमने सीख लिया है, मास हमें बचपन से पता है कि मास क्या होता है। तो सर अब क्या करने वाले, तो अब मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूं आपके लिए, और वो चैप्टर में अपने पास आगे लेके चलते हैं, ठीक है। और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज जो सबसे ज्यादा यूजफुल है वो है मेरे लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो है मेरे लिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स ये ध्यान रखना अपने पास। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या होते हैं, किसको रिलेट करते हैं, एक्चुअली ये टर्म्स किसको रिलेट करते हैं। तो ये टर्म्स हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम किसको रिलेट कर पाए। सर ये कॉन्सेंट टर्म्स क्या करते हैं, रिलेट्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, solute and solvent in a solution in various forms, मतलब अलग अलग तरीके से। मान लो मुझे, अब जैसे मुझे किसने बोला कि सर, मान लो मेरे पास मुझे बोला गया कि सर मेरे मैथ्स में या बायो में या केमिस्ट्री में या फिजिक्स में मैं ऐसे बोलूँ कि यार सर मेरे बायो में 20% मार्क्स हैं या 50% मार्क्स हैं, थोड़ा और बढ़ा लेते हैं यार, इतना भी नहीं, 80% मार्क्स मान लेते हैं, ठीक है। बायो मेरे 80% मार्क्स हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा कि सर के 100 मार्क्स के एग्जाम में 80% मार्क्स आए हैं, मतलब 80 मार्क्स आए होंगे, यही मीनिंग हुआ ना, यही मीनिंग हुआ। तो सर आपको ना बायो का, ऐसी बायो का निकाला, ऐसी फिजिक्स का भी निकाल सकता हूँ, ऐसी केमिस्ट्री का भी निकाल सकता हूँ, ऐसी ऑन एन एवरेज PCB का निकाल सकता हूँ कि यार PCB में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के टोटल एग्जाम है, मान लो 300 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें कितना आया। तो सर अलग अलग तरीके से ना मैं रिलेशन जोड़ सकता हूँ,
मैं ये बोल सकता हूँ मेरे फिजिक्स में ज्यादा परसेंटेज है एज कंपेयर टू बायो, मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ यार केमिस्ट्री में ज्यादा परसेंटेज है एज कंपेयर टू बायो। तो अलग अलग तरीके से एक ही चीज को कहने का तरीका अलग अलग होगा। लेकिन सर सब चीजों का मेजर चीज क्या है कि सर सॉल्यूट और सॉल्वेंट हमें पता है कौन सी चीज है, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने का बस तरीका सीखना है, और उन्हीं तरीकों को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। किसने बोला सर सबसे बेसिक सी बात बताओ, तो सबसे बेसिक सी चीज और सबसे इंपॉर्टेंट चीज सर अपने पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अगर मुझसे कोई नॉर्मल आदमी पूछे, तुम सबको एक, चलो आज एक चीज ऑब्जर्व भी करना, तुम अगर कभी किसी चीज का पैकेट देखोगे ना, तो रियल लाइफ में अगर बिस्किट्स या जूस का या किसी चीज का पैकेट देखोगे, तो उसके पीछे ना अपने को एक पीछे ना एक बॉक्स मिलता है या एक चीज दिखती जाती है, उसमें लिखा होता है कि इस बिस्किट के 100 ग्राम बिस्किट में इतनी एनर्जी है, इतना फैट है, इतना ये है, इतना ये है। सर वो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करता है बिस्किट वाला, या 50 ग्राम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेगा, तेल वाला 1 लीटर के रिस्पेक्ट में डिफाइन करेगा। वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि नॉर्मल आदमी परसेंटेज की वैल्यू समझता है। आप घर वालों को अगर बोलो ना कि पापा 100 ग्राम पानी या 200 ग्राम पानी, समझ जाएंगे। लेकिन अब पापा को मैं जाके बोलूं पापा 18 ग्राम वाटर जो होता है ना, पता है आपको 18 ग्राम वाटर मतलब 1 मोल पानी होता है, और 1 मोल पानी मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होते हैं 18 ग्राम वाटर में। पापा समझ जाएंगे कि बेटा हो गया कार्ड, ये तो कुछ अलग ही लेवल पे चल रहा है कि पापा आपने एक ग्लास में 200 ग्राम पानी पिया तो आपने 10 मोल्स मॉलिक्यूल्स पी लिए पानी के, इससे ज्यादा मॉलिक्यूल्स पी लिए, इतने मॉलिक्यूल्स हो गया। नहीं बात करेंगे ना, घर वाले या नॉर्मल आदमी मोल्स के टर्म में बात नहीं करता है। घर वाले नॉर्मल आदमी क्या बात करते हैं, या अगर सोसाइटी में देखो तो परसेंटेज पूछा जाता है, आपसे परसेंटेज पूछा जाता है कितने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं। नॉर्मली अगर किसी को बोलोगे कि यार मेरे इतने परसेंट मार्क्स आ रहे हैं तो जल्दी समझ जाते हैं वो लोग। तो सिमिलरली जब हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में टर्म पढ़ने जाएंगे तो सबसे बेसिक सा टर्म हम लोग स्टार्ट करेंगे कि सर हम लोग मास परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बात करेंगे कि सर सबसे बेसिक सा टर्म क्या होगा, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, या फिर इसी को हम लोग आगे अभी W/W मास बाई मास लिख देते हैं, इसको हम लोग मास बाई मास लिख देते हैं, या फिर इसी को और तरीके से लिखें तो क्या लिख देते हैं हम लोग, बाई मास। एग्जाम हॉल में ऐसा लिखा होगा, 3-4 नाम में से कोई भी नाम दिया होगा। पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्या है, ये क्या बोलता है सर, पहला कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या बोलता है कि अगर दो लोग हैं, याद करो 1 किसको रिप्रेजेंट किया था, 1 से किसको रिप्रेजेंट किया था, सॉल्वेंट को, 2 से किसको रिप्रेजेंट किया था, सॉल्यूट को। ये क्या था, सॉल्वेंट। सर 2 किसको था, सॉल्यूट। मैं हमेशा 2 ही लोग क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बोला मेरे सिलेबस में, हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन ही है, टर्नरी क्वाटरनरी सॉल्यूशन नहीं है, तो 2 ही लोग होंगे। किसने बोला सर मास परसेंटेज बताइए सॉल्यूट का। एक सिंपल सी बात बताना, तुम खुद से बताओ। अब चलो एक ये फॉर्मूला बताने से पहले सिंपल सा एक परसेंटेज का कैलकुलेशन तुम करके बताओ। अगर मेरे 50 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, मान लो बायो का मेरा 50 मार्क्स का एग्जाम हुआ, मेरे 30 मार्क्स आए। 50 मार्क्स के एग्जाम में मेरे कितने आए, 30 मार्क्स आए। 50 मार्क्स के एग्जाम में 30 आए, पक्का। देखो कितना फेलियर हूं मैं यार, नहीं थोड़ा ज्यादा कर लेना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, कैलकुलेशन करनी है। 50 मार्क्स के एग्जाम में 30 मार्क्स मेरे आए, मेरा परसेंटेज बायो में कितना आ रहा है, कैसे निकालोगे, सोचो कैसे निकालोगे मेरा परसेंटेज, कि सर के मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स। परसेंटेज के लिए क्या करते हैं आप, किससे मल्टीप्लाई करते हो, इनटू क्या करते हो, 100 करते हो। परसेंटेज के लिए क्या करते हो, सर के मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स इनटू क्या करोगे, 100 करोगे, यही करोगे ना, पक्का। तो सर सिमिलरली अगर मैं मास की बात करूंगा तो सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूंगा, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट क्या लिखूंगा कि सर क्या होगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सर 2 ही लोग तो होंगे, सॉल्यूट और कौन सा, सॉल्वेंट। सर गिवन मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करने वाला हूं, परसेंटेज। अरे सीधी सी बात है सर, अगर मेरे पास पता चल गया कि मुझे परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं, अपने मास डिवाइड बाय टोटल मास इनटू क्या करता हूं, 100। जैसे तुमने अभी परसेंटेज निकाला 30/50 इंटू 100, सर के मार्क्स कितने आ रहे हैं, इतने परसेंटेज आ रहे हैं, ऐसे ही निकालते हो ना। तो सर मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये। अच्छा किसने बोला सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट बताओ, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सर ये भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय सर मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू सर क्या हो जाएगा, 100। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैंने एक की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, अगर मुझे पता चल गया कि सर 50 में मेरे 30% मार्क्स आ रहे, 30 मार्क्स आ रहे, मतलब मेरा
मेरा अपने कितने मार्क्स आए सर, मेरे 60%। कैलकुलेट करो तो कितना आएगा 60%। अच्छा 60% मार्क्स मैंने गेन किए तो 40% मार्क्स मैंने लूज किए होंगे पक्का। तो सर सिमिलरली अगर सॉल्यूट का परसेंटेज 20 है, मास परसेंटेज सॉल्यूट का 20 है, तो सॉल्वेंट का कितना होगा? दो ही लोग हैं, अगर एक की वैल्यू 20 है तो दूसरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? परसेंटेज का मैक्सिमम वैल्यू कितने होता है 100, तो सर 20 अगर ये है तो दूसरा क्या हो जाएगा 80 पक्का। तो सर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट न्यूमेरिकल में कभी भी दोनों नहीं कैलकुलेट करना, एक कैलकुलेट कर लो, एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। एक कैलकुलेट कर लो, दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू x आएगी तो दूसरे की वैल्यू क्या आएगी 100 माइनस एक्स। क्यों? अरे सर सीधी सी बात है, एक अगर 20% है दूसरा क्या हो जाएगा 80%। क्यों? क्योंकि दो ही लोग तो हैं। अरे दो ही लोग तो हैं, अगर एक के पास 20 है तो दूसरे के पास कितना कंट्रीब्यूशन होगा 80 पक्का। तो सर देख लो अपने पास कंसंट्रेशन टर्म्स में पहला कंसंट्रेशन टर्म मास परसेंटेज, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं मास बाई मास। मास बाई मास कैसे निकालते हैं देख लीजिए सर। क्वेश्चन परसेंटेज का ये वाला फॉर्मूला कम यूज होगा। पता है आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे पूछा जाता है रिलेशन। आपसे कभी भी ये परसेंटेज तो 9th क्लास का बच्चा निकाल देगा। सर आप 12th में आ चुके हैं, आपको पता है ये 9th क्लास का बच्चा, आपने 9th में भी अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता ना उससे कि मेरे 30 मार्क्स आ रहे हैं 50 में से, वो भी तुम्हारा छोटा भाई वो भी निकाल देगा, पड़ोस में जो छोटा बच्चा पढ़ रहा है ना वो भी निकाल देगा कि सर कुछ नहीं 30/50 इंटू क्या करना है 100 करना है। लेकिन सर हमें अब 12th में क्या करना है सर? 12th में ना कभी भी ये कैलकुलेट करने को नहीं दिया जाता है। 12th में ऐसे लिखा जाएगा सर 10% W/W ऐसे लिख दिया जाएगा, HCl एक्वस सॉल्यूशन ऐसे लिखा होगा। तो सर आपको ना इसका मीनिंग डिकोड करना है। आपको कोई परसेंटेज कैलकुलेशन 12th क्लास में नहीं करा रहा होगा, आपसे क्या करवाया जाएगा? आपको इसका मीनिंग बताना है। इसका मीनिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा खुद से बताओ, क्या बता रहा होगा? 10% मास बाई मास HCl एक्वस सॉल्यूशन बोला गया। एक्वस का मतलब कौन सा? पानी का सॉल्यूशन। एक्वस जब भी आ जाए पानी का सॉल्यूशन है, मतलब इसमें दो लोग हैं, इसमें दो लोग हैं। ये सॉल्यूशन किसका बना है? HCl प्लस वाटर का। सर सामने से पता चल रहा है ये क्या है सॉल्यूट है और ये क्या है सॉल्वेंट है। क्यों? क्योंकि आपने वर्ड ही यूज किया है एक्वस, इसका मतलब पानी क्या है सॉल्वेंट है पक्का। नहीं नहीं किसने बोला नहीं नहीं सर प्रूव करके दिखाओ। एक बात बताओ ये क्या बोलना चाह रहा है सर? इसका मीनिंग बस समझ जाना और ट्राई करना। सर 10 ग्राम ऑफ, इसका मीनिंग ये है कि 10 ग्राम ऑफ HCl, 10 ग्राम ऑफ HCl सर 10 ग्राम ऑफ HCl इज 10 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन सर कितना हो जाएगा 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। सर यहां से दो तीन चीजें मैं निकाल के रख लूंगा। सर एक बात बताना, मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया 10 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूट मतलब मास ऑफ HCl। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ गया सर 90 ग्राम। कैसे? अरे सर 100 ग्राम में से 10 ग्राम क्या है 100 माइनस 10 कर दूंगा आ जाएगा। सर देखो मैंने आपको एक लाइन डिकोड करना है। आपको कभी भी कोई परसेंटेज का क्वेश्चन नहीं बोलेगा निकालने के लिए, आपको ये दिया होगा इससे ये सारी चीजें निकालनी होंगी, इससे ये चीजें निकालनी होंगी, कैलकुलेट करनी होंगी। ध्यान रखना, बहुत छोटी छोटी चीजें आज करा रहा हूं क्योंकि कल की क्लास में आपको इसके ऊपर अब क्वेश्चंस आएंगे, इसके ऊपर जाएंगे। तो आज पहली क्लास है और मैं चाहता हूं कि आप सब देखो, ट्राई करो कि हाँ सर मेरे से हो रहा है, मैं चीजें सोच पा रहा हूं। जो लोग स्लो लर्न करते हैं, जो लोग मतलब दो टाइप की अपने पास लर्निंग एबिलिटी है। कुछ लोग होते हैं कि पहली बार में देखते ही आंसर लिख लेते हैं, और होते हैं कुछ लोग कि सोचते हैं जैसे हाँ देखा अच्छा हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं सर 100 ग्राम सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि परसेंटेज जब भी डिफाइन होता है 100% मतलब 100 के रिस्पेक्ट में। सॉल्यूशन का 100 ग्राम लिया, उसमें से 10 ग्राम क्या है HCl है। अब अगर 10 ग्राम HCl है तो पानी कितना हो जाएगा 90 ग्राम। तो सर ये सॉल्यूट हो गया, ये क्या हो गया सॉल्वेंट। 2 मतलब सॉल्यूट, 1 मतलब सॉल्वेंट। अब सर ये चीज तो पता चल गई, लेकिन कुछ लोग जो स्लो सोचते हैं, भाई आप बस एक काम करना वीडियो पॉज करके एक बार दोबारा सोच लेना कि सर ये दोबारा हम सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे। ठीक है? क्योंकि सर ये क्वेश्चंस में लाइंस के टर्म्स में क्वेश्चन आएंगे और ये बहुत परेशान करेंगे। अब मैं सही बताऊं तो ये आपको परेशान कर देंगे, इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा सोचो। कुछ नहीं सर, मास इज प्रेजेंट इन मास, W/W मतलब मास इज प्रेजेंट इन मास। टर्म्स क्या होगा 10 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम।
पक्का? अरे चलो एक काम करो, चलो एक काम करो, होमवर्क मतलब होमवर्क क्या, आप साथ साथ तुम लोग लिख के दिखाओ। मैंने लिख दिया, अगर मैंने लिख दिया 20% W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, W/W NaOH एक्वस सॉल्यूशन, मुझे जल्दी से जल्दी सर W2 और W1 बताओ, W2 और W1 बताओ बेटा, मुझे कमेंट में चाहिए कि सर आपसे पहले मैंने निकाल के दिखाया। वीडियो पॉज कर कमेंट कर कि हाँ सर मैंने निकाल लिया आपसे पहले और सही निकाला है। मेरा ऐसे आंसर मैच करोगे और बताओगे कि हाँ सर मैंने आपसे पहले सोच लिया, सही सोचा। पक्का? जिन लोगों का हो गया बहुत बढ़िया बेटा। देखो अपने पास 20 ग्राम ऑफ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 20 ग्राम ऑफ NaOH is 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर ये लिख सकता हूं 20 ग्राम ऑफ NaOH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। और इसका मतलब सर W2 या मास ऑफ सॉल्यूट कौन सा है, सॉल्यूट NaOH कितना है, 20 ग्राम है। सर W1 कितना हो जाएगा, सर 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80 ग्राम, और वो किसके इक्वल होगा, मास ऑफ वाटर। तो देख लो सर दो लोगों के मास बाई मास, क्यों सर, परसेंटेज का मतलब यही था कि 20% W/W कोई बोल रहा है, इसका मतलब सर 20 ग्राम NaOH है तो 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर 20 ग्राम NaOH 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है तो सर उसमें से NaOH का मास अलग कर दो, बाकी बचा हुआ मास किसका है, वाटर का। पक्का? तो सर ये लाइंस लिख सकते हो, श्योर हो? पक्का? कमेंट बॉक्स भर दो, ठीक है। सोचो मत, कंजूसी नहीं करनी है, बोलते ना कि इस दरबार में अपने को कंजूसी नहीं करनी है, एकदम जो आता है बिंदास बोला करोगे, हाँ सर मुझे ये चीज़ यहाँ समझ में आई, यहाँ नहीं आई, उसको हम अगली क्लास में उसको सही करने की कोशिश करेंगे, या लगता है तो उसके क्वेश्चन ज़्यादा कर लेंगे। बट एक चीज़ सिक्योर करनी है, क्या, सिलेक्शन, और सिलेक्शन होगा यही से। पक्का? चलो देखो अपने पास किसने बोला सर मास परसेंटेज का मीनिंग ये हो गया। अब सर मास के टर्म से बात कर रहे हो तो वॉल्यूम के टर्म्स में ही बात कर सकते हो आप। यस, क्यों नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूंगा कि भैया तुमने अभी किस में मेरे मार्क्स निकाले थे, मेरे परसेंटेज तुमने बायो में निकाले, सर के 50 में से 30 मार्क्स आए, तुमने परसेंटेज निकाल दिया था। लेकिन मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ ना कि भाई मेरे 50 में ज़्यादा मार्क्स आ जाए, फिजिक्स मेरी अच्छी है तो मैं फिजिक्स में 40 मार्क्स लेके आ जाऊँ, कमी है ऐसे तो चलो कोई बात नहीं, 50 में से कितने लेके आ जाओ, 40 लेके आ जाओ, तो सर अपना फिजिक्स में क्या होगा, परसेंटेज बढ़ जाएगा। फिजिक्स का परसेंटेज बायो का परसेंटेज अलग अलग होगा, लेकिन सर एक चीज कॉमन होगी, सर परसेंटेज। अब किसने बोला सर आपने मास के टर्म्स में, मतलब मेजरमेंट में देखो तो आपने मास के टर्म्स बता दिया, लेकिन अगर दो लिक्विड्स हैं तो उनके केस में देखोगे, जैसे मैंने बोला ना बिस्किट के पीछे जाओगे तो 100 ग्राम के रिस्पेक्ट में बात करेगा, अगर आप किसी जूस के पीछे जाओगे तो 100 ml के रिस्पेक्ट में बात करेगा। तो सर उसके पीछे क्या होगा, जहां वॉल्यूम होता है वहां तो मास नहीं लगाएंगे। तो सर उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में हम लोग कंडीशन लेते हैं, उसमें हम लोग दूसरा टर्म लेते हैं, पहला टर्म हमारा मास परसेंटेज हो गया, दूसरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म लेते हैं हम लोग, एंड दैट इज व्हाट, वॉल्यूम परसेंटेज। उसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज, या फिर इसी की तरह पिछले वाले की तरह इसका अलग अलग नाम दे दें तो सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, या फिर सर बाई वॉल्यूम ऐसे लिख देता हूं। ये भी अब नाम से ही पता चल रहा होगा कि सर यहां मास के बदले कौन सा परसेंटेज लेंगे, वॉल्यूम का। पक्का? सर एक सिंपल सी बात बताता हूं, दो लोग हैं सर, ये क्या है 1 और 2, फिर से सर ये क्या हो गया, सर 1 किसके लिए यूज करता हूं, सॉल्वेंट के लिए, 2 किसके लिए यूज करता हूं, सॉल्यूट के लिए। सर अब मुझे किसने बोला सर वॉल्यूम परसेंटेज बताओ, सिमिलर फॉर्मूला, अगर मैं बोलता हूं वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट बताओ तो क्या होगा, सर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को V2 लिख दूं, क्यों, क्योंकि सर 2 किसके लिए होता है, सॉल्यूट के लिए, वॉल्यूम मतलब V, इसको क्या लिख दूं, V1 प्लस V2 लिख दूं, इनटू क्या कर दूं, 100 कर दूं। जैसे मास किया था वैसे ही क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, जैसे हमने मास किया था वैसे ही क्या हो जाएगा, मेरे लिए वॉल्यूम हो जाएगा। और सर वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट अगर बोलूं तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, V1 अपॉन V1 प्लस V2 इनटू क्या आ जाएगा, 100। तो सर दोनों का परसेंटेज वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। पक्का? अपना डिवाइड बाय, जैसे मैंने बोला कि मेरे फिजिक्स में मार्क्स 40 आए तो 40 40 आउट ऑफ 50 इंटू क्या करने वाला हूं, 100, 40 डिवाइड बाई 50 इंटू क्या करने वाला हूं, 100, और इससे क्या आ जाएगा, मेरा मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज आ जाएगा फिजिक्स में। पक्का? श्योर हो? देख लो किस तरह से डिफाइन किया, सर मास वाले में मास से डिवाइड किया था, वॉल्यूम वाले में वॉल्यूम से डिवाइड किया, जैसे बायो के एग्जाम में बायो के मार्क्स से डिवाइड किया, सर फिजिक्स के एग्जाम में फिजिक्स के मार्क्स से डिवाइड किया, हो गया।
सर अपने अपने तरीके हैं, लेकिन इसका भी सर ये परसेंटेज कभी निकालने को बहुत रेयर है कि तुमसे यार 12th क्लास में कोई परसेंटेज निकलवा रहा हो। लेकिन एक क्वेश्चन बहुत फेवरेट होगा हमारा, वो कौन सा होगा? तो सर अब देखो, अब मैं फिर से लिख देता हूं 10%, सॉरी 10% W/W के बदले अब मैं लिखता हूं V/V HCl एक्वस सॉल्यूशन। सर एक बार पीछे अपनी कॉपी देखो, उसमें हमने सेम एग्जांपल लिया था, बस नोटेशन चेंज कर दिया था, नोटेशन चेंज कर दिया है। वहां मास बाय मास था, वहां मास के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे थे, यहां पे हम किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं? वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं। सर मुझे बताओगे इस लाइन का मीनिंग मैं क्या डिकोड कर सकता हूं? मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि सर 10 ml ऑफ HCl, 10 ml of HCl is present in 10 ml of HCl is present in 100 ml of solution? लिख सकता हूं पक्का? सर 10 ml of HCl is present in 100 ml of solution। 10 ml HCl present होगा 100 ml of solution में, श्योर हो? सर देख लो चीजों को कैसे कैसे रिलेट करना है। सर वॉल्यूम की बात की गई तो वॉल्यूम में, अच्छा अब यहां पे कुछ लोग होते हैं वो क्या सोचना शुरू करते हैं, एक बात बताओ सर, आपने मास को किस में ले लिया? ग्राम में। वॉल्यूम को किस में ले लिया? ml में। सब मुझे पसंद नहीं, मैं वॉल्यूम को लीटर में लूंगा। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं, कभी भी ना वॉल्यूम लीटर में मत ले लेना भाई, इसलिए क्योंकि यार देखो कभी केमिस्ट्री के रिएक्शन लैब में गए होगे या देखा होगा केमिस्ट्री के लैब में, तो वहां सर सब हिसाब किताब किस में होता है? बीकर्स में होता है। छोटे छोटे बीकर्स या छोटे छोटे अपने पास क्या होते हैं? टेस्ट ट्यूब होते हैं। 5 ml 10 ml की रिएक्शन करता है। ऐसा थोड़ा ना मैम बोलती है बेटा एक पानी की टंकी रखी है, बेटा एक काम कर 10 बाल्टी पानी डाल, 10 बाल्टी उसमें अल्कोहल डाल, इसमें पर पोटेशियम पर। बाल्टी में रिएक्शन नहीं करते ना हम लोग, टंकी में थोड़ा ना रिएक्शन करते। तो कभी भी कोई ख्याल आए कि सर लीटर्स में भी सोच सकता हूं, लीटर में सोचने में दिक्कत नहीं। आप यहां लीटर लोगे 10 लीटर, तो यहां क्या लेना पड़ेगा? 100 लीटर। लेकिन यार मतलब ठीक है ना, फिजिबिलिटी देखो ना यार, केमिकल रिएक्शन टेस्ट ट्यूब में होते, छोटी छोटी क्वांटिटीज में होती है। ऐसा थोड़ा ना कि सर ऐसे होली मना रहे हैं कि हाँ भाई लेके आओ यार, इधर से लेके आओ, मैम मंगा रही हैं कि बेटा इतना अल्कोहल लेके आओ, इतना पोटेशियम पर मैग्नेट लेके आओ, सब बच्चे बाल्टी बाल्टी से उठा उठा के डाल रहे, पानी की टंकी में रिएक्शन हो रही है खूब सारा। ऐसा नहीं होता, ठीक है। रीजन कि सर ये सीधी सी बात है, केमिस्ट्री की जितनी रिएक्शन होती है छोटे छोटे केमिकल्स लेके हम लोग छोटे छोटे पार्टिकल्स या छोटे छोटे टेस्ट ट्यूब में छोटे छोटे उसमें कर रहे होते, तो याद रखना ml लेना ज्यादा सही होता है। लेने को आप लीटर ले लो, यहां 10 लीटर करोगे तो यहां 100 लीटर करना पड़ेगा। लेकिन यार 100 लीटर का सॉल्यूशन सोच रहे हो, 100 लीटर का सॉल्यूशन अपने पानी की टंकी का, मतलब इस तरह इतना बड़ा थोड़ा ना रिएक्शन होता है। लैब में छोटे छोटे रिएक्शन होती है, 100 ml 10 ml। अब डॉक्टर साहब बन जाइए आप, और से दवाई लिख दो कि इतना बड़ा कैप्सूल खाइए आप, पेशेंट बेहोश हो जाएगा, ठीक है भाई। उसको क्या मतलब है, उसको सिंपल सा, उसको आप कॉम्पोजिशन लिखते हो तो क्या लिखते हो कि सर आपको पैरास्टामोल 650 mg चाहिए, मिलीग्राम में चाहिए, तो अब कैप्सूल, अब पता है कोई कैप्सूल इतना बड़ा बना दे, पेशेंट ही बेहोश हो जाएगा। सर वैसे नहीं सोचना है, कोई ये मत बोल देना कि सर 10 लीटर ले लेते, लेने को आप ले सकते हो कोई दिक्कत नहीं, बट यार साइंटिफिकली वो वैलिड नहीं है, केमिस्ट्री की लैंग्वेज में वो वैलिड नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं वैलिड होगा पूरा का पूरा, लेकिन यार सीधी सी बात है 10 लीटर 100 लीटर नहीं लेते हम लोग, छोटी छोटी चीजें लेके चलते हैं। केमिस्ट्री में छोटी छोटी रिएक्शंस होती हैं, वैसे काम करते हैं। अच्छा सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सब लोग लिख सकते हो पक्का? चलो अगला एक लिख के दिखाओ मुझे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस आए कि सर कितने लोग। सर एक बार फिर से लिख के ये दिखाओ, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH, 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन। सर अगर मैं ये लिख दूं 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम NaOH एक्वस सॉल्यूशन, क्या आएगा? क्या आएगा सर? किस तरह से लिख सकते हो, कितने लोग लिख सकते हो? वीडियो पॉज करो, सोचो, लिखो और बताओ कमेंट करके कि यस सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वाला टर्म भी हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्या हो रहा होगा देखो सर, अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको लिख सकता हूं कि 20 ml ऑफ NaOH, 20 ml ऑफ NaOH is present in 20 ml of NaOH is present in 100 ml of solution। ये लिख सकता हूं क्या पक्का? तो सॉल्यूशन का 100 ml 20 ml के रेस्पेक्ट में देख लो, 20 ml of NaOH is present in 100 ml of solution, 20 ml of NaOH is present in सर अपने पास present in 100 ml of solution, पक्का हो जाएगा। तो सर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो गया। अब सर मास बाय मास कर लिया, दो टर्म्स कर लिए, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। हाँ कमेंट बॉक्स में भरना है भाई अपने को, ये सोचना ही नहीं, कंजूसी नहीं चाहिए अपने को, ठीक है ना। जो आता है सब कुछ बताना है, जैसे जैसे बोलूं क्लास इंटरेक्टिव कैसे होगी, ऐसे ही तो होगी ना, ठीक है ना। ट्राई करना है भाई साहब,
हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप तो इतनी मेहनत कर ही सकते हो कमेंट बॉक्स में, तो आपका फेवरेट काम है। ठीक है, पूरी पूरी क्लास में जो भी आपको लगता है चीजें, ठीक है ना, आपको लगता है कि हाँ सर मेरा ये कॉन्सेप्ट, जैसे ही मैंने बोला कि इसका आंसर डालो, आप सोचो ही मत, आप डालो, ये मत सोचो कि अरे सर देखेंगे या नहीं, वो मेरा काम है, मैं देख लूंगा कहीं भी। ठीक है ना, हाँ ये ट्राई करो कि हाँ मुझे सीखना है। ये प्रोसेस क्या है, लर्निंग प्रोसेस है। लर्निंग प्रोसेस में क्या है कि अगर शांति से ऐसे बैठ के सोचने लगे कि अबे यार देखते हैं, मूवी देख रहे, अब मूवी टाइप देखने लगे, तो भाई ऑब्वियस है ना, नहीं नहीं कर पाएंगे, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। कितने लोगों को मैंने सुना है कि लॉकडाउन में देख रहा था कि हाँ भाई सोफे पे लेट के फिजिक्स पढ़ रहा है। भाई साहब अरे यार हम शाहरुख खान थोड़ी ना है कि यार तुम्हें कहानी समझ में आएगी। ये कहानियां सर इतनी, अगर इस मूड में बैठे हो कि हाँ भाई टाइम पास करने के लिए बैठे, फिर तो आप बस अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हो और मोबाइल का डेटा भी वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बेटर है कुछ और करते हैं, क्योंकि जो चीज अच्छी होती है ना उसको सोचने के लिए, समझने के लिए टाइम चाहिए। जैसे कोई बोलता है सर मूवीज आसानी से याद रहती हैं, भाई एक काम करना, इंसेप्शन देखी होगी तुमने, या इंटरस्टेलर देख लो, एक बार में समझ में आ जा, बता देना। क्योंकि उस मूवी समझने में दिक्कत हो गई थी लोगों को, रीजन कि अच्छा कॉन्सेप्ट है, 2 बार 3 बार लोगों ने देखा तो अच्छा समझ में आया, बच्चे अच्छा ये है, ये कहानी है। क्योंकि अच्छे कॉन्सेप्ट को समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए बोल रहा हूं अपने को मेंटली प्रिपेयर्ड रहो कि यार मुझे क्लास में बैठने का मतलब अच्छे से मेंटली प्रिपेयर होके, ये नहीं कि मोबाइल में इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ रहा है, सर अरे अच्छा यूट्यूब पे ही तो पढ़ा रहे सर, रोक दो यार, यूट्यूब पे रोक देते सर को, बाद में देख लेंगे, पहले मैसेज का रिप्लाई करना जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना सर। वो सारे लोग ना 2 साल बाद भी आपको मिल जाएंगे, 1 साल बाद भी आपको मिल जाएंगे, तो बेटर है कि अभी जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं। ठीक है ना, अभी उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं और थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। सर परसेंटेज की बात करी, मैंने अभी 2 टर्म्स बता दिए, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अगर मैंने W/W लिखा है, V/V लिखा है ना, अच्छा ये सारे जो शॉर्टकट लिखवा रहा हूं ना भाई साहब, यही आप डॉक्टर बनने के बाद आप यूज भी करोगे। डॉक्टर बनोगे ना तो आप कहीं भी इंजेक्शन जब लिखते हो, इंजेक्शन जब लिख रहे हो तो ये सब नोटेशन यूज करते हो कि अरे इसको 5% देना, इसको 10% इंजेक्शन देना, इसको ये देना है। तो सर ये परसेंटेज, ये जो चीज़ें पढ़ रहे हो, ये ना बहुत लंबे टाइम तक आपकी ज़िंदगी में रहेगा। डॉक्टर बनने के बाद आप ऐसे ही पेशेंट्स को ना इंजेक्शंस लिख रहे होगे कि यार, देखा होगा इंजेक्शंस में डाइल्यूट करते हुए देखा होगा कि एक इधर से निकाला वायल और उधर से अपने पास थोड़ा डाइल्यूट कर रहे हो उसको इंजेक्शंस को, तो वो सारा केस किसका होता है, यही तो होता है पक्का। तो देखो मेरे पास 2 चीजें आ गई, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब एक रोमांचक चीज लेके आता हूं, क्योंकि यार थोड़ा सा ना बहुत हो गया। ठीक है, केमिस्ट्री का मार्क्स निकाल दिया, बायो का मार्क्स निकाल दिया, फिजिक्स का निकाल दिया। अब एक काम करते थोड़ा मिक्स करते हैं, मतलब एक कॉन्सेप्ट को मिक्स करता हूं और थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना, थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखना। और वो क्या है सर, दैट इज नोन एज मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम, या फिर इसको हम लिखते हैं W/V। सर मास बाई वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तुम्हारी लाइफ में तो सर मैंने बोला ना, ये जितने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स मैं आज पढ़ा रहा हूं ना, डॉक्टर बनने के बाद सबसे ज्यादा यूज करने वाले तुम ही हो। रीजन कि सर अगर सॉलिड में दवाई लिख रहे हो, अगर कैप्सूल्स में लिख रहे हो, तो वहां पे मास बाई मास देखते हो आप, परसेंटेज उस तरह से देखते हो। लिक्विड में जैसे सिरप लिख रहे हो किसी बच्चे को या किसी चीज को सिरप लिखोगे, तो वहां वॉल्यूम बाई वॉल्यूम देखोगे। लेकिन एक अगर अपने पास देखा होगा तो एक दवाइयां होती हैं जो पानी में डिजोल्व करके पी जाती हैं, या अपने पास कुछ ऐसे भी इंजेक्शंस होते हैं जिसमें सॉलिड पार्टिकल को लिक्विड में डिसॉल्व करके की जाती हैं, तो वो क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम होता है। मास बाई वॉल्यूम, अगर सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं या कोई सॉलिड को लिक्विड में सॉल्यूशन बना रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में डाल के, तो वहां पे सॉलिड का क्या होता है मास, लिक्विड का क्या होता है वॉल्यूम, तो उन दोनों को रिलेट करते हैं। इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस ये जानना है अगर मास बाई वॉल्यूम बोला जाए तो यहां भी बस ये फॉर्मूला देख लो अपने पास। अगर मैं फिर से यही बोल दूं कि सर ये 1 है, ये 2 है, सर इसका अपने पास 1 और 2 ये सॉल्वेंट हो गया, सर ये अपने पास, और ये क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। सर अगर ये सॉलिड में है, अगर ये लिक्विड में है, तो इस केस में हम लोग डिफाइन करते हैं मास बाई वॉल्यूम। और थोड़ा सा मुझे बस ये देखो, अभी अभी अपने पास आज हम जो कर रहे हैं ना उसको सब लोग निकाल के दिखाएंगे। W/V, अगर मैं बोलता हूं आप सॉल्यूट का निकाल के दिखाओ, मास बाई वॉल्यूम रेशियो सॉल्यूट का निकाल के दिखाओ, तो कुछ नहीं सर, आप क्या करने वाले हो, मास ऑफ सॉल्यूट लोगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ क्या ले लोगे, सॉल्यूशन ले लोगे, इनटू क्या करोगे, 100 करोगे। लेकिन भाई तेरे से फॉर्मूला पूछ कौन रहा है, कोई नहीं पूछ रहा। ये चीज जान जाओ, कोई भी तुमसे फॉर्मूला ये निकालने को कोई नहीं पूछेगा। आप सर ये सॉल्यूट है, वो सॉल्वेंट है, कोई नहीं पूछ रहा। पता है आपसे क्या पूछा जाएगा, सर ये चीज ना आपको आज मास्टरी कर लेनी है। आज अपने पास W/V, अगर मैं ये लिख देता हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। सर ये कल की क्लास आपकी जब आएगी ना उसमें सबसे ज्यादा यूज हो रही होगी।
तो प्लीज ट्राई करना। मैं ये बोल रहा हूं 10% W/V HCl एक्वा सॉल्यूशन बोला गया, इसका मतलब बस आप समझ लो, थोड़ा सा कान खोल के सुनो। 10% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिया गया है किसका, मास बाई वॉल्यूम, मास का इन द रेफरेंस ऑफ वॉल्यूम। थोड़ा ध्यान से देखना मैं क्या लिख रहा हूं। 10 gram of mass of solute is present in 10 gram of solute is present in 100 ml of solution। 10 gram of this is present in 100 ml of solution। 10 ग्राम HCl प्रेजेंट है 100 ml of solution। तो सर तीसरा टर्म क्या बताता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सर ये देख लो, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, देख लो हो जाएगा सर पक्का। सर ये फॉर्मूला देखो, मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, ये फॉर्मूला के क्वेश्चंस कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये फॉर्मूले का क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, ये फॉर्मूले का क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बस एक, हाँ फॉर्मूले का क्वेश्चन कोई नहीं पूछ रहा आपसे, बस ये मीनिंग डिकोड करना अपने लिए जरूरी है कि सर मास बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कि मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। मास का रेशियो किसके, मास का परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। वॉल्यूम किस में लोगे, 100 ml में। मास किस में लोगे, ग्राम में। सर ग्राम में क्यों ले रहे हैं, एमएल में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रिएक्शंस, जितनी भी केमिकल रिएक्शन होती हैं ग्राम और एमएल में होती हैं सर, उसकी रिएक्शंस अलग से नहीं करते हम लोग, हम लीटर्स में या केजी में नहीं करते, पक्का। तो सर मास बाय वॉल्यूम ये, अच्छा कोई बोले सर ये सब निकालना, कभी नहीं आएगा तुझे एग्जाम हॉल में, ये सब आएगा, ये डिकोड करना। अभी जब क्वेश्चंस करोगे तुम्हें ये डिकोड करना है, वो आएगा। बाई मास लिखा होगा, बाई वॉल्यूम लिखा होगा, मास बाई वॉल्यूम लिखा होगा, सर तीनों चारों लाइंस का मीनिंग अपने को पता होना चाहिए। चलो एक काम करो, अब ये लिख के दिखाओ, फिर से वही देखो अपने पास 20% W/V। अगर मैं ये लिख देता हूं भाई साहब ना, ये मेरा फेवरेट हो चुका है अभी तक, ये ध्यान से देखना अपने पास। अगर मैं ये लिख देता हूं सर, फटाफट लिख के बताओ क्या होगा अपने पास, क्या होगा अपने पास। सर 20% W/V का मीनिंग क्या होने वाला है, इसको अगर न्यूमेरिकल में कहीं दिया होगा, अगर किसी क्वेश्चन में लिखा होगा, तो मैं इसको क्या डिकोड करने वाला हूं, इसका मीनिंग क्या निकालने वाला हूं कि सर 20 ml ऑफ NaOH, 20 ml ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, सर 20 ml नहीं, 20 ग्राम, सॉरी 20 ग्राम, देखो यार यही पे गलती हुई, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन, 20 ग्राम ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन। सर कितना हो जाएगा, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना ग्राम NaOH प्रेजेंट है, सर 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है, पक्का। सर 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, पक्का। सर 3 टर्म्स हो गए, ध्यान से सुनना, मास बाई मास, मास ग्राम में, टोटल सॉल्यूशन का मास ग्राम में। सर वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो ml में, ये भी ml में। अब क्या लिया है हमने, मास बाई वॉल्यूम लिया है, मतलब मास इज प्रेजेंट इन वॉल्यूम। सब परसेंटेज है इसलिए उसका वॉल्यूम 100, इसका दिया था इसलिए मैंने 20 ग्राम ले लिया, पक्का। सो 3 टर्म्स अपने पास, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, एंड थर्ड वन मास बाई वॉल्यूम। बेटा आज का जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स कर रहे हैं बहुत बेसिक सी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन कि सर ये छोटे छोटे लाइंस आएंगी क्वेश्चंस में, आपको इसका मीनिंग डिकोड करना पड़ेगा और उस मीनिंग को एग्जाम हॉल में एग्जीक्यूट करना पड़ेगा कि सर इसका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। इससे मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूट का मास मिल गया, इससे मुझे क्या मिल गया, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मिल गया, पक्का हो जाएगा सर। अच्छा किसी ने बोला कि सर एक और टर्म भी तो हो सकता है क्या, तो सर ये भी तो लिख सकते हैं, ऐसे ये बहुत कम यूज करते हैं, वॉल्यूम बाई मास करते हैं, या फिर इसको मैं बोलूं कि सर V/W लिख दूं। सर ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म भी आप यूज करते हो, लेकिन बहुत रेयर यूज करते हो। अब सर अब लगातार हो चुकी है, तो आई थिंक अब सबको निकालने आ चुका है कि सर अगर आपसे कोई बोले कि सर वॉल्यूम बाई मास ऑफ सॉल्यूट निकाल दो, तो कैसे निकालोगे, सर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, क्योंकि वॉल्यूम का रेशियो, वॉल्यूम का परसेंटेज किसके रिस्पेक्ट में, मास के रिस्पेक्ट में, तो सर ये क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, और इसको हम लोग क्या ले लेंगे, इनटू 100। सर आपको बार बार बता चुका हूं मैं,
अब तो चीजें याद भी हो रही होंगी। सर आपको कभी भी फॉर्मूले से ये निकालने को नहीं बोला जाएगा, आपसे क्या डिकोड करने को दिया जाएगा, तो सर ये सब चीजें दी जाएंगी। सर एक बार फिर से ये देख लो, आज अपने पास ये सारी चीजें भाई साहब कैसे करने वाले हैं, ये देख लो। 10% वॉल्यूम बाय मास, इसका मीनिंग निकाल के दिखाओ, ये मीनिंग निकाल के दिखाओ। चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म, सारे के सारे इंटर रिलेटेड हैं। चौथा कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्या बता रहा है कि सर 10 ml of HCl is 10 ml of HCl is present in, so 10 ml of HCl is present in 100 gram of solution। यहां पे हमने वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट को लिया है विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्यूशन, विथ रिस्पेक्ट टू मास ऑफ सॉल्यूशन। आई नो कि बहुत सारे लोगों को अब थोड़ा कंफ्यूजन होना शुरू हो गया होगा। मैं आपको 4 लाइंस में सब कुछ फिर से रिवाइज कराता हूं, सब कुछ फिर से रिवाइज कराता हूं। आपको बस 4 लाइंस दे रहा हूं, ये आपने लिख लिया है, ठीक है ना, ये लिख लिया। अब अपने को 4 लाइंस देता हूं और उससे आप सब कुछ रिवाइज करने की कोशिश करो। मैंने आपको 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बताए, मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम और वॉल्यूम बाई मास। सबके रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, 100 के रिस्पेक्ट में, परसेंटेज के रिस्पेक्ट में। तो अगर कहीं क्वेश्चन आता है, कहीं भी क्वेश्चन आता है, तो आपको क्या करना है, आपको बस ये देखना है किसके रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। जैसे देखो मैं अब 4 लाइंस लिख रहा हूं और मेरे साथ साथ तुम लोग भी ट्राई करना, ये 4 लाइंस लिखना और ट्राई करना कि हाँ सर ये मेरे चारों लाइंस अब क्लियर हैं। अगर एग्जाम हॉल में आएगा तो मैं ये चारों लाइंस विद इन सेकेंड सोच सकता हूं, विद इन सेकेंड में अपना अप्लाई कर सकता हूं, मुझे डिफरेंस पता है। ऐसा तो नहीं कि सर सब कुछ सेम लग रहा है। जैसे मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बताता हूं, अगर मुझसे किसने बोल दिया कि सर एक काम करते हैं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं 30% W/W, सर 30% W/W एसिटिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, सर ये देखना अपने पास ये 4 लाइंस के बीच का, प्लीज बेटा पूरी क्लास समराइज हो रही है, ट्राई करना। आज जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में हमने किया है, बहुत बेसिक सी चीज, नंबर ऑफ मोल्स किया है। आज का होमवर्क क्या है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर याद करना 1 to 30 तक का। तो अब सर थोड़ा ध्यान से देखना, क्या सर ये कितने लोग हैं अपने पास जिनको ये सब कुछ इक्वल लग रहा है, और कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये चारों लाइंस में अपने को डिफरेंस मिल रहा है। सर मुझे सबका इंतजार है कमेंट बॉक्स में, सब के सब अभी बताने वाले हैं। पहले आप लिख के देखो, थोड़ा गलती करोगे कोई दिक्कत नहीं, अरे सर थोड़ी सी गलती होना जरूरी है, उससे सीखता है आदमी, लेकिन सर सीखना अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सर गलतियों से सीखेंगे, लेकिन सीखेंगे, और जिनका हर एक चीज सही आ रहा है, जिनको ये सारी चीजें समझ में आ गई कि सर ये डिफरेंस हमें पता चल गया, वो भाई साहब आप चारों के चारों लाइंस लिखो और मुझे बताओ कि यस सर अब ये 4 लाइंस के बीच का डिफरेंस मुझे क्लियर है, अब मैं ये 4 लाइंस लिख सकता हूं, और अब मैं ये 4 लाइंस आसानी से विद इन सेकेंड, ऐसा तो कोई नहीं है सोच रहा है सब तो इक्वल है, 30% सब इक्वल है, इधर देखो इक्वल है, बस सर ने चेंज क्या किया है, यहां पे यहां पे यहां पे, क्या ही फर्क पड़ रहा है। पक्का लिख लोगे, वीडियो पॉज करके लिख के देखो, ठीक है। जो लोग लिख सकते हैं बहुत अच्छा, जो मेरे साथ करना चाहते हैं कि हाँ सर मैं आपके साथ करना चाहता हूं, मैं आपके साथ करना चाहती हूं, तो एक काम करते हैं मेरे साथ साथ करो और इसको घर पे जाके प्रैक्टिस करना। देखो मैंने बार बार बोला ना, कोई लोग जल्दी समझ जाते हैं, कुछ लोग लेट समझते हैं, लेकिन मेरी नज़र में जो स्लो लर्नर है वो ज़्यादा अच्छा होता है। रीज़न कि वो बहुत लंबे टाइम तक याद रखता है। फास्ट लर्नर या स्मार्ट लोग के साथ क्या दिक्कत है, उनको ये पता होता है कि वो स्मार्ट है, तो वो क्या करते हैं, मेहनत कम करते हैं। जो स्लो लर्नर है ना, इस क्लास के बाद दोबारा उसको लिख के पढ़ेगा, देखेगा। जो फास्ट लर्नर उसको हाँ ये तो मैं कर लूंगा, और वो गलती कहाँ कर देगा, एग्जाम हॉल में जाके। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, दोनों लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा आप दोनों लोग आप अपने अपने हिसाब से प्रैक्टिस करोगे, आप अपने अपने हिसाब से बताओगे, पक्का, क्योंकि सिलेक्शन सबको लेना है, ठीक है ना। इतने कॉलेज में सीट है जितना आपको चाहिए, ठीक है ना। तो आप ये सोचो, ये देख लो इन चारों लाइन में डिफरेंस, एग्जाम हॉल में देख लो, बता सकते हो सर इसका डिफरेंस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सर 30 ग्राम ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, 30 ग्राम ऑफ CH3COH, 30 ग्राम ऑफ CH3COH इज 30 ग्राम ऑफ CH3COH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ CH3COH is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सर इसका मीनिंग क्या है, सर 30 ml ऑफ वॉल्यूम बाई वॉल्यूम है, तो इसका मतलब क्या होगा, 30 ml ऑफ CH3COH is 30 ml ऑफ CH3COH is present in 100 ml ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सर 100 ml ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। सर इसका मीनिंग क्या होगा, सर इसका मीनिंग होगा 30 ml ऑफ
30 ml of CH3COH, 30 ml of CH3COH is present in 30 ml of CH3COH is present in 100 gram of solution. सर ये चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आज के आज क्लियर करना है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि सर 30 ग्राम ऑफ CH3COH is present in 30 gram of CH3COH is present in 100 ml of solution। सर ये चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जिसके भी सही आए हैं बेटा कमेंट बॉक्स में आप भर दो। जिसको भी ये चारों के चारों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर हैं एक साथ आप बता दो कि सर यस सर वी कैन राइट दिस 4 लाइन्स, वी कैन डिफरेंशिएट दिस 4 लाइन्स। सर ये सब कुछ आप कर सकते हो, इनके बीच का डिफरेंस आपको पता है, ये लाइंस का मीनिंग आप जानते हो। यहां मास को मास के रिस्पेक्ट में करना है, यहां वॉल्यूम को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है, यहां वॉल्यूम को मास के रिस्पेक्ट में करना है और यहां मास को वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करना है। पक्का ये 4 लाइंस आप लिख सकते हो, पक्का श्योर हो? सर हो जाएगा। यहां तक सारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम लोग कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में आज हमने थोड़ी सी बातें करी, थोड़ा सा नंबर ऑफ मोल्स निकालने की प्रैक्टिस करी, थोड़ी सी चीजें करी, मास वॉल्यूम इन सब की बातें करी हैं आज हम लोगों ने, इन सब की बातें हमने करी हैं। पक्का यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं भाई साहब सब लोगों की? अच्छा चलो अब देखो मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स सारे के सारे आ चुके हैं। तो अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में मुझे मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अब सर आज मैंने आपको 2 होमवर्क, आज पहली क्लास है तो आज अपने पास मैं आपको ज़्यादा नहीं, आज आपको 2 होमवर्क देने वाला हूं। और वो 2 होमवर्क कौन कौन से हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। एक तो ये आप सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। अगर आपने क्लास बेटा देखो, बहुत सारे लोग हो सकता है कि सर ये बेसिक्स आते हो, कोई बात नहीं बेटा, अभी आज पहली क्लास है, धीरे धीरे हम अपनी धीरे धीरे लेवल को इंप्रूव करेंगे और ये सारे भाई बहन ना एक साथ चलेंगे यार, टेंशन मत ले। सिलेक्शन सबका होना है क्योंकि कॉलेज में इतनी सीट है कि तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अब तुझे डिसाइड करना है कि हाँ सर हेल्दी कंपटीशन रखना है अपने को। सर जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे कमेंट करते चलना है, जो जो क्वेश्चंस बोला जाए उसको अटेम्प्ट करना है, ट्राई करना है, वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर करके खत्म करना है। पक्का सर? तो आज का सेशन में अपने पास हमने बेसिक सी चीजें पढ़ी हैं। सर क्लास 11th की नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा है, बहुत बेसिक चीज, मास परसेंटेज निकालना, वॉल्यूम परसेंटेज निकालना, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम बाई मास, ये सारी चीजें निकालनी सीख ली हैं। तो सर अब जितने लोगों को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है वो सब लोगों को बहुत बहुत सर ऐसे ही बहुत बहुत बधाई कि आपको ये ऐसे ऐसे चीज़ें जल्दी जल्दी समझ में आ रही। जिन लोगों को थोड़ा टाइम लग रहा है बेटा, आप कुछ नहीं, थोड़ा सा और थोड़ी सी और प्रैक्टिस करो। वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं, बस आप नोट्स को बार बार पढ़ो, देखोगे सर ने कैसे बताया। आज हमने मेजर चीज पढ़ी कि हमारे सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट कैसे डिसाइड होता है हमने पढ़ा, मास या फिर मोल से। फिर हमने क्या देखा कि सर कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और हमने लास्ट में समराइज किया अपनी क्लास को 4 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, चारों को एक साथ लिख के। पक्का? तो आई होप सबका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आई होप सब इस जर्नी का पार्ट बन रहे हैं और सब के सब अपने फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हो। तो बेटा थोड़ा सा जो शुरुआत में आपसे बोला मैंने कि आपको बैकलॉग नहीं होने देना है। दूसरा सर जो भी क्लास में बोली जाए ना, बेधड़क होके बिंदास होके आप बोला करो कि हाँ सर मेरा ये क्वेश्चन हो गया, मेरा ये क्वेश्चन नहीं हुआ, यहाँ प्रॉब्लम हुई, इस तरह की मिस्टेक्स हो रही हैं। बिंदास आप कमेंट किया करो, बिंदास चीजें करा करो, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको अपना रिजल्ट सिक्योर करना है, ठीक है ना। सिर्फ इसलिए कि सर आपको अपने देश का नाम रोशन करना है, एज अ डॉक्टर सोसाइटी में अपने आप को एक प्राउड अपने सिटीजन बनाना है, इस कंट्री का एक प्राउड सिटीजन बनना है। तो सब लोगों के पास टारगेट अपना फिक्स्ड है, नीट 2023 डेट अपनी आ जाएगी जब भी आएगी, लेकिन सारे इंडिया का एग्जाम एक ही दिन होना है। तो सर हम सब लोग इस लेवल से पढ़ना शुरू करें, इस तरीके से पढ़ना शुरू करें कि बेसिक से लेके हाईएस्ट लेवल तक थोड़ा आसानी से धीरे धीरे स्टेप्स में पहुंच जाएं। क्योंकि डॉक्टर बनोगे तो एक दिन में 10 कैप्सूल खाने को नहीं बोलते हो, आप क्या बोलते हो 2 कैप्सूल्स या 2 मॉर्निंग इवनिंग 5 डेज, ऐसे लिखते हो ना। तो वही हालत है। आज बहुत बेसिक सी क्लास करिए और आई होप धीरे धीरे मुझे पता है कुछ लोगों को हो सकता है कि सर बहुत बेसिक है, ठीक है आप धीरे धीरे थोड़ा सा वेट करो, 1-2 क्लास के बाद आपको भी मज़ा आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे अपने भाई बहन हैं जो अभी बेसिक्स के ऊपर भी फाइट कर रहे हैं, तो इसलिए आज की क्लास ऐसी रही। अगली क्लास से थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग, थोड़ा सा कुछ और नया मिलेगा, यूनिक चीज़ मिलेगी, तो ट्राई करना, उसको साथ साथ एंजॉय करना। सब लोगों से अपने पास अच्छी कॉपी बनाओ, अच्छे नोट्स बनाओ, सो दैट कि हमें नीट 2023 क्रैक करने के बाद हम दिखा पाएंगे ये देखो, ठीक है हमने ये पढ़ाई करी और हमने ऐसे ऐसे पढ़ाई करी। पक्का? तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो, एंजॉय करते रहो।